हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू योर चैनल अन अकेडमी गेट सी। एंड हमेशा की तरह आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ने अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं और बढ़िया से क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने यहाँ पे मैथ्स पढ़ना शुरू किया था। मैथ्स के अंदर हम लोग ने चैप्टर 1 लीनियर अलजेब्रा खत्म कर लिया है, जिसके अंदर हम लोग काफी टॉपिक्स कवर किए थे बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद हम लोग ने शुरू किया था कैलकुलस, और कैलकुलस के अंदर भी हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के, जैसे कि हमारा मैक्सिमम मिनिमम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे थ्योरम्स। और मीन वैल्यू थ्योरम से रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए। ठीक है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ने इंटीग्रेशन को समझा था कि इंटीग्रेशन के सारे बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं। उसके बाद हमने उसमें देखा था लेबनीज रूल क्या होता है। आज हम लोग रिवाइज भी करेंगे उसको फटाफट। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या नाम है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसके बारे में चर्चा होगी। और उसके बाद after that we will discuss some basic properties of definite integral which are very very important. Okay, so we will discuss properties of definite integral and definite integral. Okay, so let's start our class without any delay. So everyone knows about me till now, I guess. I am Chetan Saxena, dear friends. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, and my best grade rank is 55 and standard 1, and I'm an expert in GATE, ESE and various other technical exams which are civil oriented. Or I have pursued my masters from IIT Roorkee in structural engineering, as you all can see, और best GATE score 902 है मेरा, और लगातार चारों मैंने GATE क्रैक किया हुआ है, एवरी टाइम विद द टॉप रैंक। और गेट ESE में टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 3 साल से ऊपर का है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सब्जेक्ट्स ये सब हैं जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, डायनेमिक्स, और जितना भी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ पोर्शन है वो सब बहुत कंफर्टेबल हूँ। और हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन भी काफी क्यूरोसिटी जगाता है मेरे अंदर, तो वेरी 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 फेवरेट टॉपिक्स एंड आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दैट। और मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब पे, आप लोग प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं आपका अगर मन हो तो। ओके, एंड you all can use my code CS10, which you all know. If you use my code CS10 you can get plus subscription or iconic subscription for a maximum discount of 10%. Okay, so you all can use it. अच्छा देखो, प्लस के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी अच्छा पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं मुझे, तो उनसे ही मैं सुन के आप लोग बता रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप लोग घर बैठे बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको देखो सारी चीज हो जाएंगी। 1-to-1 इंटरेक्शन जब आपका है तो फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है ना। और डिले भी नहीं है, यहाँ पे सिलेबस जो है आपका हर एक चीज अच्छे से चलती है। ठीक है, यूट्यूब पे देखो एक प्रॉब्लम मैंने ये देखी, ऑब्जर्व की है क्या, कि होता क्या है कि कोई भी चीज हम लोग शुरू करते हैं ना, कोई भी इनिशिएटिव हम लोग शुरू करते हैं, तो होता क्या है उसमें व्यूज थोड़े से कम होना शुरू हो जाते हैं। हम लोग ने शुरू किया बहुत ही मन लगा के कि हाँ भाई ऐसा चलेगा, अब बच्चे उसमें कम होना शुरू हो जाएंगे तो यूट्यूब पे चीजें थोड़ी सी इम्प्रॉपर में जाने लगती हैं। लेकिन बस यही सब फायदे हैं आपके प्लस के ऊपर, जो मैंने फील किया, जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बच्चे जनरली क्या करते हैं, उसमें आना छोड़ देंगे, नंबर्स कम हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब पे फिर हम लोग को वही देना पड़ेगा जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन जब आपने पे किया हुआ है प्लस पे आप लोग, तो उसमें क्या है कि भाई सब कुछ कंप्लीट होना ही होना है, टाइम से होना है, हर चीज वैसे वैसे चलनी है, तो ये सब कुछ फर्क है भाई। ठीक है, चलो वो सब छोड़ो, आप लोग देख लेना, समझदार हो आप लोग, अपने हिसाब से चलना। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भाई आपको पता है पर्सनल कोच वगैरह मिल जाता है, जिसमें आपको वन ऑन गाइडेंस मिलेगी, आपकी हर एक चीज की प्लानिंग हो जाएगी, जैसे कब आप कैसे कैसे पढ़ेंगे, कितना कितना देर पढ़ना होता है, कब सोना है, कब जगना है, कितना मेडिटेट करना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ा सा परेशान है मतलब अपनी प्लानिंग को लेके, वो लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, और फीस अगर तुम जा सकते हो ऐप में देख लेना। और बाकी देखो यूट्यूब पे काफी सारी चीजें कवर कराई हम लोग ने, उसको तुम चाहो तो बढ़िया से कवर कर सकते हो। ओके, एज यू ऑल कैन सी हियर। और उसके बाद तुम फीस वगैरह देख लेना, ये सब कुछ बातें। और अनअकैडमी के ऐप में मुझे फॉलो कर लो सारे बच्चे। ठीक है, अनअकैडमी के ऐप पे आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिए, और बढ़िया से जो है आप लोग बढ़िया से खूब सारे क्वेश्चन सेशंस भी लगाइए वहाँ पे। ठीक है, मैथ्स के मैंने काफी सारे प्रीवियस क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं विजिट करके अनअकैडमी की साइट पे। ठीक है, चलो सर शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग शुरू किया था इंटीग्रेशन। ठीक है, ये देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन था, काफी सारे फॉर्मूले थे। जल्दी जरा सारे बच्चे कमेंट करो कि आप लोग रिवाइज करके आए हो, यस और नो। ax प्लस बी की पावर n, ये सारे फॉर्मुलेस देख लेना, अच्छे से देख लेना कि भाई इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह आप लोग सब देख लीजिएगा। देखते हैं लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, कुछ बेसिक इंटीग्रेशन हम लोगों ने बात की थी, जैसे स्क्वायर वगैरह के हो गए, कुछ बेसिक फॉर्मुले थे, 1/x का log x होता है, इस तरह के बेसिक हमने इंटीग्रेशन देखे थे। फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन से पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते थे, किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको यहाँ पहले से प्रेजेंट होता था, इफ differentiation of some function is already present. Okay, if differentiation of some function is already present, how to eliminate it? By using substitution. ठीक है, हम उस फंक्शन को क्या assume कर लेंगे, we will assume that function as t, तो उससे होगा क्या, डिफरेंशिएशन वाला टर्म ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, और फिर हमारा फंक्शन बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा, और इंटीग्रेंड को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है,
ये हमने बात की थी, तुमको बताया था। फिर मैंने तुमको बाय पार्ट पढ़ाया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें हमारा क्या था, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको जाती है, ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर है। दिस इज द प्रेफरेंशियल ऑर्डर, ओके, इन विच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन लॉगरिथमिक, देन अलजेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल। ये सारी हम लोग ने बातें की थी, यस और नो। और log x का यार, ओके, एवरीवन डू रिमेंबर कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट एनी हाउ, ओके। log x का इंटीग्रेशन यू ऑल शुड डेफिनेटली रिमेंबर, इसको तो भूलना ही नहीं किसी भी हालत में, ओके। ओके सर। फिर आपने हमें एक ट्रिक सिखाई थी जिसमें अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा और अलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल आएगा। ये सारी ट्रिक हम लोगों ने सीखी थी, आई होप तुम लोग को याद है। अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल, एंड व्हाट वी लर्न, सिंपली वी लर्न व्हाट, कि सर यूज टू ब्रैकेट्स, टू ब्रैकेट्स का पेयर बनाते चलिए, देन साइन को ऑल्टरनेट करते चलिए, प्लस माइनस लाइक दैट, और फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखिए, देन कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग इट कॉन्जिक्यूटिवली, एंड जो हमारा फर्स्ट टर्म, जो सेकंड टर्म है, उसको आप सीधे इंटीग्रेट करके यहाँ लिखिए, एंड देन कीप ऑन इंटीग्रेटिंग इट कॉन्जिक्यूटिवली। ये हमने लर्न किया था, ठीक है, बाय पार्ट्स में। फिर कुछ और बेसिक चीजें देखी थी, कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। बच्चों ये बताओ, इसका आंसर तुम लोगों ने प्रूव किया यार? इसका आंसर प्रूव किया? कमेंट करोगे यस और नो? कमेंट करो इसका आंसर प्रूव किया कि नहीं भाई। मुझे पता तुम लोग नहीं किया है, बहुत शैतान हो गए तुम लोग, बहुत शैतानी कर रहे हो, ऐसा मत करो भाई, ठीक है। फिर हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखा था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। कभी कभी हमारी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है, रेंज हमारी इनफाइनाइट हो जाती है, चाहे तो अपर वाली ले लो चाहे लोअर वाली, या दोनों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है, कभी कभी हमारा फंक्शन क्या होता है, अनबाउंडेड हो जाता है इस रेंज के अंदर। बात हो चुकी है, कल अच्छे से डिस्कस किया था, ओके। फिर हमने लास्ट में जाते जाते लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई हमारा इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे सर। ये इजी था, कुछ नहीं था, तरीका क्या क्या समझा था कि अब ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा देख रहा है ऊपर वाला फंक्शन है साई ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो पहले सर, फिर इसको ही यहाँ पुट कर दो, इसको ही यहाँ टी की जगह पुट कर दो, फिर दो माइनस, अच्छा माइनस, फिर यहाँ पे क्या सर, ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसको आप एक्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। और फिर इसी को आप यहाँ पे रख दीजिए, इसी को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। ये हमने बात की थी, और एक दो एग्जांपल्स में समझाया था मैंने, और कुछ क्वेश्चन भी करके लिया था, ये क्वेश्चन करके लिया था है ना, सॉल्व कर लेना अच्छे से। और एक क्वेश्चन मैंने और कहा था जाते जाते, आई होप उनको याद होगा, बढ़िया तुमने निकाला। एक फंक्शन तुमको दिया गया था यहाँ पे इंटीग्रेशन में, और तुमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, और फिर उसकी वैल्यू 1 पे निकाली थी, ठीक है। आई होप सबको याद है, बहुत बढ़िया, तुमको समझ में आया था। अब चलो अपनी आज की कमाल क्लास शुरू करते हैं, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ये हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है, शानदार तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है यार, देखो सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, जितने मेरे दोस्त यहाँ पे हैं सबको पता है डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट लगी होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ देखना जरा बड़े ध्यान से, अगर मैं ऐसे लिखूं, ए से लेके बी जा रहा है, ए से लेके बी जा रहा है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अब मान लो इस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है, मान लो तुमने इंटीग्रेट करके लिख दिया, तो यहाँ क्या लगाएंगे, बी, और यहाँ लगेंगे ए। फिर हम यहाँ पे अपर लिमिट को रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, अपर लिमिट को रख के माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। ये तुमने पढ़ रखा है, बहुत बेसिक चीज है यार, इंटीग्रेशन करने में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखते हैं, सिंपल सी बात। इसको बोलते हैं बेटा लेबनीज, ठीक है, लेबनीज रूल, ठीक है, लेबनीज रूल बोलते हैं, लेबनीज थ्योरम बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, ठीक है। सर डिफरेंट इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल ये करते क्यों है, थोड़ा सा इससे कॉन्सेप्ट समझाइए, क्या कॉन्सेप्ट है, आखिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का यूज कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है कि डेफिनेट इंटीग्रल एक लिमिट ऑफ सम है, एज अ लिमिट ऑफ सम। कैसे कैसे सर, हमें ये जानना है, आज हमको विजुलाइज कराइए कैसे डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो देखो यार बड़ी आसान सी बात है यार, बड़ी आसान सी बात है, यहाँ देखो जरा। अब मान लो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, बड़ा छोटा सा ग्राफ बनाऊँ, बड़ा ध्यान, बहुत ध्यान देना, समझ में आएंगी तुमको चीजें, यहाँ पे बहुत ध्यान देना, चीजें तुमको समझ में आएंगी अच्छे से, देखना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ देखो जरा, let us suppose, let us assume we have a graph like this, let us assume we have a graph like this, ठीक है, and we are interested in integrating it from a to b, and we are interested in integrating it from a to b, yes or no? now what we'll do, हमको अगर यहाँ का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिप मानेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे, ओके चलिए लेते हैं सर, लेट अस अज्यूम अ स्ट्रिप हमने ली, और इसका जो, अब देखो ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, लेट अस सपोज इज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो हाइट तुम्हारी यार, ये जो हाइट तुम्हारी है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, और ये जो विड्थ है यार, ये जो विड्थ तुम देख रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, dx, क्या बोलेंगे dx, या तो इसको बोल दो h, इसको तुम बोल दो h, वेरी वेरी स्मॉल स्टेप, वेरी वेरी स्मॉल स्टेप, ठीक है, h ले लिया। अब तुम बताओ, ठीक है, ये तुम्हारा a है,
फिर तुमने अगला स्टेप लिया, ए प्लस एच पे, फिर तुमने अगला स्टेप लिया ए प्लस टू एच पे, ऐसे तुमने बहुत सारे स्टेप ले लिए, ठीक है, एच एच करके स्टेप लेते जा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट रेक्टेंगल बनेगा, छोटा सा ये फर्स्ट रेक्टेंगल बन रहा है, इसमें ये वाला पॉइंट सर ए है और ये वाला पॉइंट ए प्लस एच है, ठीक। हाइट कितनी सर एफ ऑफ एक्स, हाइट कितनी एफ ऑफ एक्स, तुम जरा बताओ इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया होगा सर एफ ऑफ ए, यह एफ ऑफ ए है ना, इंटू एच इंटू एच इंटू एच, यस और नो। फिर बताओ अगले रेक्टेंगल एरिया क्या होगा, सर अगले रेक्टेंगल एरिया होगा सर एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि इसकी हाइट एफ ऑफ ए प्लस एच होगी, इंटू 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 एच इंटू एच। इस तरह से तुम सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल सकते हो, इस तरह से तुम सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो, यस और नो। क्या करना है तुम्हें, ए से ए प्लस एच जाओ, एक रेक्टेंगल बनाओ, फिर ए प्लस एच से ए प्लस टू एच जाओ, दूसरा रेक्टेंगल बनाओ। तो इस तरह से कई रेक्टेंगल बन सकते हैं, इस तरह से कई छोटे छोटे रेक्टेंगल बन सकते हैं, क्लियर है नहीं। तो मतलब यार मोटा मोटा ये देखो, ए हो गया पहला पॉइंट, फिर हो गया ए प्लस एच, फिर अगला स्टॉप हो गया ए प्लस टू एच, एंड इस तरह से चलते जाओ, एंड में तुम्हारा आ जाएगा बी, एंड में तुम्हारा आ जाएगा बी। तो मुझसे अगर आज कोई पूछता है कि सर यहाँ आपने कितने स्टेप लिए हैं टोटल, एन कितने स्टेप है, मतलब एक बार स्टेप लिया, दो बार स्टेप लिया, कितने एन स्टेप लिया, तो तुम बोलोगे टोटल लिमिट माइनस कर दो बी में से ए माइनस कर दो, और हर एक स्टेप में कितना चले, एच चले, हर एक स्टेप में कितना चले, एच चले, सिंपल सी बात। मतलब बी पहुंचना है तो चले थे ए से प्लस एन एच करा और हम पहुंच गए वहां पे, ठीक है। अब तुम ये बताओ यार मुझे एक बात मुझे सब बताओ, एच जितना छोटा होगा, मतलब स्टेप साइज जितना छोटा होगा, मतलब पास पास रेक्टेंगल आ रहे हैं, सर रेक्टेंगल बड़े पास पास आ रहे हैं, इसका मतलब रेक्टेंगल बड़े पास पास आ रहे हैं, इसका क्या मतलब यार, एच टेंड्स टू जीरो हो रहा है, एच टेंड्स टू जीरो हो रहा है। अब तुमको बताओ नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। खुद सोचो ना, जब तुम्हारे रेक्टेंगल बहुत छोटे छोटे होने लगेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे। सर एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच, इस तरह से स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, समझ रहे हो। अब अगर यहाँ पे स्टेप बहुत छोटा हो गया, स्टेप एकदम पास पास आ गया, सर जी इतना पास आ गया, बहुत पास आ गया, इसका मतलब सर अगर स्टेप बहुत पास आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा एन टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो इनफाइनाइट अप्रोच करेंगे, एच टेंड्स टू जीरो होगा तो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और अब अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट रेक्टेंगल बन जाएंगे, ठीक है। कुछ आलसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको दो ही रेक्टेंगल तोड़ देंगे। मान लो ये हमारी ए लिमिट है, ये मान लो बी लिमिट है, वो कहेंगे सर बीच में रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल ये बना दो और एक रेक्टेंगल ये बना दो, बस हो गया दो रेक्टेंगल। तो ये चीज गलत है, जितने ज्यादा रेक्टेंगल्स बनाओगे छोटे छोटे करके, उतना ही एक्यूरेट एरिया निकल के आएगा, उतना ही एक्यूरेट एरिया अंडर करवाएगा, यस और नो। ठीक है सर, ठीक है। अब जरा देखो, तो ये हो गई कुछ बात, ठीक है, मोटा मोटा सर हमको समझ में आ गया। अगर आप एच टेंड्स टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टेप इनफाइनाइट हो जाएंगे, और यही हमारी क्या है, लिमिट ऑफ सम। मतलब तुम इससे बड़ा सम निकाल नहीं सकते, इससे बड़ा सम निकाल नहीं सकते डेफिनेट में, ठीक है, सिंपल बात। इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट वी कैन नॉट एक्सीड दिस वैल्यू, ठीक है। जब तुम whenever you are taking h tends to 0 then it means n tends to infinite, okay, number of steps will tend to infinite, which means you have approached the limit of sum. What is the meaning of limit? Limit is the utmost value मतलब उससे ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ओके। तो डेफिनेट इंटीग्रल को ऐसे यूज करते हैं। अब देखो यहाँ अगर मुझे इसी चीज को लिखना हो तो मैं कैसे यहाँ पे इसको डिनोट करूंगा, देखो बहुत इजी है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल है कि नहीं, तो पहला रेक्टेंगल जो मेरा होगा वो होगा एफ ऑफ ए इंटू एच, पहला रेक्टेंगल जो मेरा एरिया निकल के आएगा छोटे रेक्टेंगल का, वो मेरा क्या होगा, एच इंटू एफ ऑफ ए। ऐसे मेरा जो अगला रेक्टेंगल होगा उसका क्या एरिया होगा, एच मतलब हमारी वेट, हाइट कितनी, एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर अगला जो तीसरा रेक्टेंगल होगा उसका एरिया क्या होगा सर, उसका एरिया होगा सर एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच। ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, ये यहाँ देख रहे हो ये वाले, ठीक है, यार दिख रहा है कि नहीं। इसमें जो हाइट है वो है एफ ऑफ ए प्लस टू एच या थ्री एच, जो भी अगला आएगा, और इधर क्या है एच, यस और नो बताओ, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, तुमने यहाँ पे लगा दी लिमिट, भाई साहब, तुमने लगा दी लिमिट। क्या लिमिट लगाई भाई, कि h टेंड्स टू 0 हो जाए। अच्छा सर h टेंड्स टू 0 हो जाए, हमारा स्टेप साइज बड़ा छोटा हो जाए, इसका मतलब n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा, जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन मैं इसको बोलूंगा डेफिनेट इंटीग्रल हो गया सर, और इससे ज्यादा छोटा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे वैल्यू। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, सिंपल सी बात, बिटवीन लिमिट a टू b
और तुम्हारा ये जो एरिया है ये बहुत ही अच्छी तरीके से निकल के आ जाएगा, क्योंकि जितना छोटा छोटा इसको तुम जोड़ते चले जाओगे आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के तुम्हारा आ जाएगा। समझ पा रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात, एकदम एकदम सिंपल सी बात। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, तुमको समझ में आएगा जरा, देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम, अगर तुम इसी में h को 0 टेंड करना शुरू करोगे तो n तुम्हारा अपने आप इनफाइनाइट की ओर जाएगा, सिंपल सी बात है, और बस हमारा आराम से सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल करना कुछ नहीं है, तुम्हारा जो बेसिक फॉर्मूला दिया उसका इंटीग्रेशन करो और a से b तक इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सी बात। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सर। ठीक है, एक बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सीरीज है यार, बड़ी आसान सी सीरीज है, उसमें बोल रहा है इसका सम बताइए, 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 एंड सो ऑन, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है 1 अपॉन 2n तक, ऐसा जा रहा है। अच्छा सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर मुझे इसका सम पता करना है, आप लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब खुद सोचो, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो रहा है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होगा। क्यों? खुद सोचो, स्टेप साइज क्या होगा? छोटा। सर स्टेप साइज छोटा होगा तो कंटिन्यूटी आएगी, कंटिन्यूटी आएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे। अलग अलग आपको छोटे छोटे रेक्टेंगल जोड़ने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रीट रेक्टेंगल्स, अलग अलग रेक्टेंगल्स लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम इस सीरीज को देखो बड़े ध्यान से, तो तुमको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है बेटा कि 1 2 3 4 इस तरह से ये वैल्यू चेंज हो रही है। इसको तुम x मान लो बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस एन। देखो यार n तो चल ही रहा है, वैसे भी n तो सब जगह वैसे भी चल रहा है। हमने क्या करा, x को 1 2 3 कर दिया, हमने क्या करा, x को 1 2 3 कर दिया। ठीक है, यस और नो, यस और नो बताओ। और फिर हमने यहाँ लगा दिया इंटीग्रेशन, फिर हमने यहाँ लगा दिया इंटीग्रेशन। अब देखो मेरा x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, सर मेरा x जो है 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, यस और नो बताओ, कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? अरे भाई देख लो ना, 1 2 3 4 n तक जा रहा है, n प्लस n लिखा है ना यहाँ पे, तो 1 से n मेरा वेरी कर रहा है। हाँ सर ये तो ठीक बताया आपने। और एक बात और सुन लो सर, इस इंटीग्रल जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप यहाँ पे एक लिमिट लगा देना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक लिमिट लगा देंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, वन लिमिट विल बी हियर। ओके, नो प्रॉब्लम सर। नाउ व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस n? सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस n इज नथिंग बट log x प्लस n, is nothing but log x plus n. ओके सर, नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। फिर हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी 1 to n, then simply put it and calculate the integral for limit n tends to infinite. Whenever your n will be tending to infinite or step size or h will be tending to 0, that means you are approaching the limit, that means you are approaching the limit of sum. ठीक है, no amount of sum can be greater than this limit. Okay, okay sir. So now put n here. When you will put n in place of x, you will get log 2n. You will get log 2n, and minus when you will put the lower limit, you will get log 1 plus n. Log 1 plus n. Now simplifying it further. On further simplifying it, you will get log 2n upon 1 plus n, because everyone knows that log a minus log b is nothing but log a upon b. Yes or no? Okay sir. Now also focus here that n was approaching infinity. N was approaching infinity. You have to find the sum of this series when n was approaching infinity. Okay? Yes or no? Now what I will do? Divide entire thing by n. Divide entire thing by n because it is approaching infinity. So I will write log. Okay. If you divide your numerator by n, you will get 2. If you divide 1 upon n, it will become like this. Then n upon n is 1. This is your thing. And n approaches infinite करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा भाई? क्या आंसर जाएगा? Everyone please comment. Everyone please comment. क्या आंसर आएगा भाई यहाँ पे? ये तो हमारा 0 हो जाएगा. This term will become 0. That means answer is log 2. Answer is log 2 when n tends to infinite. So this is the sum of this series when your n tends to infinite. Log 2 is my final answer. Log 2 is the final answer. Okay, yes or no? I hope you have understood this. This is very simple here. This is very simple. Only you have to do what? You are going from 1 to n. You are going from a to b. You are going from 1 to n. You are going from a to b. And simply you have to do nothing. What you have to do? अगर यहाँ पे n infinite जाएगा, if n goes to infinite, then it means what? Then it means that your step size is reducing. Your step size is reducing. Okay, step size is going on reducing,
and number of steps are increasing. Okay, and number of steps when will tend to infinite, then it means you can simply integrate it. Okay, so I hope this is very much clear to you all how to solve definite integral, how to solve definite integral. Okay, and simply it is upper limit minus lower limit. Okay, basic formula, everyone knows this. Okay, comes now comes properties of definite integral. Okay, now comes properties of definite integral. Very important topic. Some 5 to 6 properties we have to understand, because that is very important from gate point of view. Okay, so without wasting any further time, let us start properties of definite integral. Very important from gate point of view. Okay, I hope this will help you a lot. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, द सबसे पहली प्रॉपर्टी, अच्छा ये बताओ सारे बच्चे, पहले मुझे कमेंट करके फटाफट ये बताओ कि आप लोग आर यू सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल ब्रांचेस कंबाइंड? आर यू सॉल्विंग इट और नॉट? एवरीवन प्लीज कमेंट, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट। क्या आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। प्रीवियस ईयर अगर आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, देन हाउ कम यू विल गेट द आइडिया? हाउ कम यू विल गेट द आइडिया? आर यू गेटिंग इट? सो लेट अस स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की हम बात करते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। विदाउट इट यू कैन डू नथिंग इन मैथ्स। ठीक है, देखो थ्योरी तुम्हारी यूट्यूब से कवर हो रही है, योर थ्योरी इज गेटिंग कवर्ड फ्रॉम यूट्यूब, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बाय एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन try to solve it. All the important formulas I am trying to cover in the class itself. I am deliberately making topic wise videos. Topic wise वीडियो क्यों बनाई जा रही है? ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाए। अब एक वीडियो देखी तुरंत इंटीग्रेशन खत्म, एक वीडियो देखी डेफिनेट खत्म, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग भी हार्ड वर्क करिए जैसे हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एंड मेक श्योर दैट यू आर सिक्योरिंग अ वेरी गुड रैंक दिस टाइम। ओके, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जोश को बरकरार रखिए, बी एग्रेसिव एंड सिक्योर अ वेरी गुड रैंक दिस टाइम। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे सामने यहाँ पे है वो है, और देखो प्रॉपर्टी समझेंगे, एग्जांपल करेंगे। लाइक दिस वी विल प्रोसीड, लाइक दिस वी विल प्रोसीड। ओके सर, नाउ इफ let us suppose we are integrating f of x dx from a to b, you can write it like this: when limits are interchanged, when limits are interchanged, b को a और a को b कर दिया मैंने, तो एक माइनस साइन आ जाता है। Can you all see the minus sign? Yes sir, we all can see the minus sign. Definitely we can see. This is my first property. This is my first property. Let us suppose here we have x square 1 to 2 dx and you want to find the answer. अब जब आपने आंसर निकाला तो आपने लिखा यहाँ पे x क्यूब बाई 3 और लिखा 1 से 2, 2 का क्यूब अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। दिस इज माई आंसर, मतलब 7/3 आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिमिट को कर दिया इंटरचेंज, 2 को ले आए नीचे, 1 को ले गए ऊपर, देन यू विल गेट अ माइनस साइन हियर। Okay, what answer you will get? You will get now minus 7/3, because in this case answer 7/3 आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा? minus 7/3. Yes or no? This is very simple. This is my first definite integral property. This is my first definite integral property. Now we have to go on the second one. Now we have to go on the second one. Now let us see what second one says. What second one says? See, the second one is breaking property. The second one is breaking property. What is that, sir? ये ब्रेकिंग प्रॉपर्टी मतलब कैसे, क्या हो रहा है यहाँ पे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। देखो मैं तो पढ़ा चुका हूँ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। सर ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं? व्हाट इज पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन? लेट अस अज्यूम तुमने पढ़ा था मॉड एक्स। यार आई होप यू हैव स्टडीड मॉड एक्स, आई होप यू हैव स्टडीड मॉड एक्स। हाँ सर, व्हाट इज मॉड एक्स? सर मॉड एक्स का ग्राफ को इस तरह से बना था। सर इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारा x लेस देन 0 होता था तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ, और जब x हमारा 0 से बड़ा होता था वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ। दैट मींस योर ग्राफ इज कंटीन्यूअस बट पीस वाइज। A piece of that graph is different and a second piece of that graph is different. So pieces of graph are different. Are you getting my point? Yes or no? तो जब भी इस तरह का केस होगा तो what I will do, I will break the limit. Let us suppose we are integrating from a to c. हम लोग यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं a से c तक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। पहले हम a से b जाएंगे, फिर हम b से c जाएंगे। पहले हम a से b जाएंगे, फिर a से c जाएंगे। सर ऐसा क्यों? वाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग को एग्जांपल समझना पड़ेगा। तो let us take one example, very easy example. First I will take very easy example. Let us suppose we have mod x
mod x and we have to integrate it from -1 to +2. This is my integration. Now everyone knows हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज जब तुम -1 से 2 जाओगे तो मेरा जो फंक्शन है उसने अपने आप को चेंज किया है. इट इज कंटिन्यूअस, इट इज पीस वाइज कंटिन्यूअस, बट इट हैज चेंज्ड. हाउ इट हैज चेंज्ड? लेट अस डिस्कस. कैसे चेंज हुआ है हम लोग जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ बना, ठीक है, यहाँ मान लो तुम्हारा ग्राफ बना, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है, सबको पता ही है. एवरीवन नोज दिस इज माय ग्राफ ऑफ मॉड एक्स. ठीक है, और जिनको नहीं पता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मॉड एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, एक्स लिखते हैं जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और मॉड एक्स को लिखते हैं -x जब x हमारा लेस देन 0 होता है. ठीक है, दिस एवरीवन नोज. नाउ दे आर सेइंग इट टू इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 2. दिस इज माय -1 एंड दिस इज माय 2. ओके, नाउ एवरीवन नोज -1 से 2 जब जा रहे हैं तो -1 से 0 देखो ग्राफ अलग है. -1 से 0 ग्राफ अलग है और हमको समझ में आ रहा है कि y = -x है. ये लाइन की इक्वेशन -x है और ये लाइन की इक्वेशन y +x है. तो नाउ व्हेन यू विल इंटीग्रेट यू विल ब्रेक इट. -1 से 0 लिखोगे पहले. क्यों? बिकॉज -1 से 0 तक हमारा ग्राफ अलग चल रहा है, तो पहले मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा सर. एंड देन व्हाट आई विल राइट हियर, मॉड x को लिख देंगे -x, मॉड x को लिख देंगे -x dx प्लस. नाउ अब तुम लिखोगे 0 से 2, अब लिखोगे 0 से 2 और यहाँ क्या लिख दोगे x dx. y x हियर बिकॉज 0 से 2 में आपने देखा ग्राफ की इक्वेशन कैसी है, पॉजिटिव. y x है, यस और नो. दिस इज इट. तो 0 से कम अगर वैल्यू हुई तो हमने -x लिखा, और 0 से अगर ज्यादा हुई तो हमने यहाँ पे +x लिखा. यस और नो. यस और नो सर. इजी है सर, इजी है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. मोटा मोटा हमने यहाँ क्या किया, व्हाट वी आर एंश्योरिंग इज दैट वी आर ब्रेकिंग द लिमिट्स. वी आर ब्रेकिंग द लिमिट्स बिकॉज फंक्शन इज चेंजिंग. बिकॉज फंक्शन इज चेंजिंग, इट इज शोइंग डिफरेंट स्लोप्स और इट इज शोइंग डिफरेंट वैल्यूज. तो जो भी फंक्शन हमारे डिसकंटिन्यूअस होते हैं या मान लो पीस वाइज कंटिन्यूअस होते हैं, एक टुकड़ा अलग है, एक टुकड़ा अलग है, देन आई विल ब्रेक द लिमिट्स. और इसको देखो सॉल्व सब कर सकते हैं ना. नाउ इसका आंसर अगर हम निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस को ले लो बाहर कॉमन, x का आंसर हो जाता है x² 2 और यहाँ पे लिमिट लगा दो -1 से 0. इसको तुम सॉल्व कर ही लोगे. x कंडीशन क्या हो जाएगा, x² 2 और यहाँ लिमिट लगा दो 0 से 2. इसका आंसर तुम्हें आ जाएगा. ठीक है, और ये जो आंसर आएगा ये तुम्हारा एरिया अंडर कर्व भी होगा. ये जो आंसर यहाँ निकल के आएगा बेटा ये हमारा एरिया अंडर द कर्व भी होगा. यस और नो, यस और नो. बताओ कुछ समझ में आया, एनी आइडिया, हैव यू अंडरस्टूड एनीथिंग? बताओ भाई, कुछ समझ में आया कि नहीं आया कि हमने यहाँ पे लिमिट्स को ब्रेक क्यों किया, कि पहले हम a से b गए, अगर a से c जाना तो हम पहले a से b गए फिर b से c गए. क्यों? क्योंकि हमारा 0 से -1 से 0 फंक्शन अलग था और 0 से 2 फंक्शन अलग था, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया. आई होप तुमको समझ में आया होगा, आई होप तुमको समझ में आया होगा. ठीक है, इसी तरह से चलो हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं. इसको जब तुम लोग घर से ट्राई करना. मान लो लिखा है mod x plus 1 ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ लिमिट लगी है -2 से +1 और +2 लगा दो. ठीक है, तो देखो यार सारे बच्चे समझ सकते हो यहाँ पे कैसे इसको हम ब्रेक करेंगे. इसके लिए थोड़ा सा यहाँ आते हैं हम लोग, जरा देखो ध्यान से. सर आपने क्वेश्चन दिया mod x plus 1, भाई यही क्वेश्चन दिया है. देखो यार mod x plus 1 मेरा सीधे सीधे x plus 1 लिख सकते हैं जब x plus 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन -1 हो. इजी और नॉट? हम इसको सीधे डायरेक्ट भाई mod x को हम लोग x कब लिखते हैं, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 हो. तो mod x plus 1 को हम लोग x plus 1 कब लिखेंगे, जब x plus 1 ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x ग्रेटर देन -1 हो. और इसको हम नेगेटिव ऑफ x plus 1 कब लिखेंगे, जब x plus 1 0 से कम हो. जब x plus 1 0 से कम हो मतलब x जब हमारा -1 से कम हो, -1 से कम हो. तो मतलब मोटा मोटा जो पॉइंट हमें मिल के आया वो आया -1 भाई. -1 ग्राफ अगर बनाओगे यहाँ पे, अगर यहाँ बेटा तुमने ग्राफ बनाया तो देखो बड़ा ग्राफ इस प्रकार का बनेगा कुछ, -1 ये हमारा हो गया 0 वाली लाइन और ये -1, मतलब ग्राफ यहाँ चेंज होगा आपका -1 पे, है ना भाई. x plus 1 लिखा है ना आपकी मेरे भाई, आपकी x plus 1 लिखा है तो लिमिट देखो चेंज होंगी. अब सर इसका मतलब ये है मोटा मोटा आप -2 से +2 में इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप सर -2 से +2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं. यस सर, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अब -2 से 1 तक आपका ग्राफ अलग है भाई, -2 से 1 तक ग्राफ अलग है और -1 से +2 तक ग्राफ अलग है. यहाँ का ग्राफ अलग, इधर का ग्राफ अलग. तो जब ग्राफ अलग हो गया तो हम लोग यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि नहीं? सर बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली वी विल यूज इट. ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम इसमें लिमिट्स अब कैसे तोड़ेंगे सर, -2 से -1 जाएंगे, -2 से -1 जाएंगे. यस और नो? ओके सर. एंड देन आई विल राइट x plus 1.
ठीक है, -2 से -1 तो हमारा नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ माइनस लगेगा, सॉरी माइनस एक्स प्लस वन लिखेंगे, इधर नेगेटिव रहता है ना, तो यहाँ लिखेंगे -x+1। सॉल्व तो कर ही लोगे यार। देन फिर हम लोग लिखेंगे -1 से 2, -1 से 2, और अंदर लिखेंगे आपकी पॉजिटिव वाली वैल्यू, मतलब x+1 dx, x+1 dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा समझ में ये आया कि जब भी कभी हमारा फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, जैसे कि हमारा ये मॉड वाला हो गया, एब्सोल्यूट फंक्शन का हो गया, जैसे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, या और भी बहुत तरह के, तो हम लोग उसका ब्रेकिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर का देखते हैं। बड़े ध्यान समझना यार, बड़े ध्यान समझना, तो समझ में आएगा कुछ इसमें। -1 से 2 और यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब भाई तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर पता होना चाहिए, भाई मेरे जितने बच्चे यहाँ मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है इसका आइडिया जरूर होना चाहिए, है ना। ये जो ब्रैकेट हमने बनाया है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। थोड़ी बात समझना है यहाँ पे, बड़ी ध्यान से एक बात समझना, अगर मान लो x एक नंबर है, अगर x एक नंबर है तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है प्लस कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आता है, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है प्लस कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आता है। सर इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। देखो है बहुत इजी यार, है बहुत इजी, देखो कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर लिखा है 6.5, तो 6.5 को तुम क्या लिख सकते हो, 6 + 0.5। यहाँ नंबर मान लो लिखा है 5.4, तो क्या लिख सकते हो, 5 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया और 0.4 उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। मान लो यहाँ नंबर लिखा है -1.8, तो -1 के पीछे कौन है यार, ये बताओ। 5.4 के जस्ट पीछे हमारा इंटीजर कौन सा है? 5.4 के जस्ट पीछे इंटीजर हमारा कौन सा, 5। सिमिलरली अगर -1.8 की बात करूँ तो उसके सिमिलरली जस्ट पीछे हमारा नंबर क्या है, -2 + 0.2। समझ लो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई क्योंकि हमारी नंबर लाइन तुम देखे नहीं हो। नंबर लाइन को विजुलाइज करो जल्दी से। सर ये जो हमारी नंबर लाइन है सर, यहाँ 0 लिखा हुआ है, समझना, बड़े ध्यान समझना है, बड़े ध्यान समझना। सर यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ लिखा है -1, यहाँ लिखा है -2, इस तरह से चल रहा है भाई, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट ये मतलब होता है कि आप कहीं पे भी हो, आप इस लाइन पे कहीं भी हो, उसके जस्ट पीछे जो नंबर है वो मिल जाए। मान लो लिखा है -1.8 तो -2 मिल रहा है, मान लो लिखा है -1.1 तब भी -2 मिल रहा है। समझना, जस्ट पीछे जो नंबर है वही हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा 1 से 2 में बताओ, अगर मान लो 1.8 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, कमेंट करो। अगर हमने सर 1.8 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा कि नहीं बताओ। और फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, उसमें फ्रैक्शन कितना है, 0.8। समझ पा रहे हो कि नहीं? सर ये तो इजी हो गया, काफी इजी हो गया, तो समझ में आ रहा है। अब भाई मेरे भाई ये बताओ, यहाँ पे तुम -1 से 0 जाओगे पहले, फिर 0 से 1 जाओगे, फिर 1 से 2 जाओगे, यही तो मेरी लिमिट्स है, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। अब जरा कमेंट करो सारे बच्चे, जब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ग्राफ -1 से 0 के बीच में रहेगा, -1 से 0 के बीच में रहेगा तो क्या वैल्यू आएगी यार, खुद सोचो। -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, जैसे मान लो -0.6 लिया, तो -0.6 को हम लोग क्या लिखते हैं, -1 + 0.4। -1 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट पीछे जो लाइन में है, और प्लस अगर 0.4 कर दोगे तो एकदम एग्जैक्ट अपनी लोकेशन में पहुंच जाओगे 2 डायमेंशन के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमेंट करिए। -1 से 0 के बीच में कोई नंबर हो, कोई नंबर ले लो एक्स वाई जेड, -1 से 0 के बीच में कोई नंबर ले लो एक्स वाई जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, -1 से 0 के बीच में कोई नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे -1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -1 से 0 कोई नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा कितना आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, तुमने मान लो -0.7 लिया तो इसको लिखेंगे -1 + 0.3। ठीक है, कुल मिला के पीछे में जो नंबर है वही आना है। तो मोटी मोटी बात सर ये है, जब -1 से 0 आपने लिमिट लगाई तो -1 आ गया यहाँ पे। अब सर आप जब लिमिट लगाएंगे 0 से 1, जरा खुद सोचो, अगर 0.2 लिखा है, 0.3 लिखा है, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, 0.2। फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, 0.3। फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, 0.4। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आएगा कितना, 0। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, उस लाइन के जस्ट पीछे, तो हर बार 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 dx। और अगर तुम 1 से 2 इंटीग्रेट करोगे भाई, 1 से 2 इंटीग्रेट करोगे तो 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लो, कमेंट करो। 1 से 2 के बीच में अगर कोई नंबर ले लें हम लोग तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, कमेंट करो। 1 से 2 के बीच में अगर कोई नंबर ले लें तो इंटीग्रेशन करने में क्या है, कमेंट करो जल्दी से। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने में क्या आएगा बताओ मुझे। 1 से 2 में आपने मान लो 1.5 लिया तो क्या लिखोगे, 1 + 0.5 लिखोगे। 1.6 लिया तो क्या लिखोगे, 1 + 0.6 लिखोगे, यस और नो, सीधी सी बात है यार। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखने वाले सर हम लोग, क्या लिखने वाले हैं, 1 dx, 1 dx, सीधी बात।
भाई 1 से 2 के बीच में बनाना है। अब यार ये बताओ, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, एक बता दें, माइनस कॉमन ले लो, 1 का क्या हो जाएगा x, लिमिट लगा दो -1, सॉरी -1 से 0, आंसर। जीरो कंडीशन करना नहीं है तो वैसे भी 0 है, लास्ट वाले का 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा x, और लिमिट लग जाएगी लोअर लिमिट अपर लिमिट, लिमिट लग जाएगी हमारी क्या, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1 से 2, यस और नो। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, रख देना यहाँ पे। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी वैसे ही है, पीस वाइज कंटीन्यूअस। क्यों, खुद सोचो यहाँ पे, खुद सोचो जरा, देखो जैसे मान लो ये मेरा ग्राफ है, तो 0 से 1 वाली जो वैल्यू है सर, जब 0 से 1 के बीच में रहेंगे तो आंसर आपका कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, 1 को इंक्लूड मत करो। सर 1 से 2 के बीच में जब आप होंगे तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अरे 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लो सर, 1.6 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 1, 1 जस्ट पीछे, 1.6 जस्ट पीछे हमारा इंटीजर क्या है, 1। क्लियर हुआ भाई। ऐसे ही अगर तुम 2 से 3 के बीच में रहोगे, ऐसे अगर तुम 2 से 3 के बीच में रहोगे तो जो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा हर बार वो कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से, 2। तो तुम देख सकते हो यार, यहाँ पे ऐसे तुम देखो, अगर यहाँ पे की बात करें तो हम लोग -1 आएगा हर बार, हर बार -1 आएगा, यस और नो। ऐसे तुम अगर यहाँ की बात करो तो हर बार क्या आएगा, हर बार क्या आएगा, -2 आएगा। समझ पा रहे हो। कुल मिला के सर यहाँ पे स्टेप्स बन गई, जीआईएफ मतलब ये हमारा स्टेप्स होती है। तो बताओ ये पीस वाइज कंटीन्यूअस है कि नहीं। अब तुमको सोचो -2 से अगर 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो पहले -2 से -1 में ये वैल्यू लिखोगे, -2 से -1 तक ये वैल्यू लिखोगे पहले, तो -2 से -1 में कोई वैल्यू लोगे तो -1 होगी, -2 होगी सॉरी, और -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू लोगे तो ये हमारी क्या होगी, -1 ही होगी। समझ रहे हो। तो सिंपल सिंपल टीचर का इंटेंशन समझो, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो जब भी हमारा स्टेप वाइज है तो इंटीग्रेशन करो, -2 से 1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, तो मैं देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, कहाँ कहाँ वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, ये तुमको देखना पड़ेगा भाई। क्लियर हो रहा है कुछ, कहाँ कहाँ वो वैनिश हो रहा है ये तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है, आसान था। अब हम आते हैं, ये हमारी हो गई सर सेकंड प्रॉपर्टी। सर सेकंड प्रॉपर्टी काफी मजेदार है और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। सीखने को सर ये मिला, मेरे जितने फंक्शंस हैं, मेरे जितने फंक्शंस हैं अगर वो पीस वाइज कंटीन्यूअस है, जैसे मॉड आ रहा है या मान लो कुछ भी और आ रहा है, जैसे तुमने अभी देखा, ठीक है, मॉड के अलावा तुमने क्या देखा यहाँ पे, मॉड के अलावा हमने देखा था सर क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर, या मान लो फ्रैक्शनल पार्ट को ही प्लॉट करना पड़ जाता है, या मान लो फ्रैक्शनल पार्ट को ही प्लॉट करना पड़ जाता है, और मान लो क्या साइनम फंक्शन होता है, साइनम फंक्शन तुमने सुना होगा, ठीक है, कई तरह के फंक्शन होते हैं, तो भी हमारी सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस इजी रहते हैं, जनरली क्वेश्चन हमारे इजी रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। चलो सर, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, शानदार प्रॉपर्टी हम लोग को समझ में आ गई। हाँ एक बात और याद रखना, इसमें एक बात और याद रखना कि जो तुम्हारा सी है यार, सॉरी बी जो है, यहाँ पे ए से सी गए हम लोग, बी बीच में आ रहा है नहीं, तो सीधी सी बात यहाँ पे ये चीज जो बताना भूल गए कि सर बी हम बोल रहे हैं 100% ए और सी के बीच में आता है, तो इससे आप लोग को और एश्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोग अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। सर फर्स्ट पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, शानदार, देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है। अब सर आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। सर अब हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, यस और नो। चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। सर क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, जरा बड़े ध्यान से देखना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है सर, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कह रही है, थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है सर 0 से a अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, बेटा ध्यान से, लिमिट 0 से a f ऑफ x dx, तो उसकी वैल्यू सेम होगी 0 से a तक, उसके लिए सेम होगी अगर यहाँ लिखे f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है, ऐसा होगा सेम 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 सेम, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसी का एक और रूप है, इसी का एक और रूप होता है, उसको बोलते हैं f, इंटीग्रेशन होता है उसमें a से b तक, यहाँ f ऑफ x dx, यहाँ a से b सेम, और अंदर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हो, अंदर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx रख सकते हो, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखा जाएगा, चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, बात एक ही है, लिमिट क्या चल रही है बेटा, सेम, लिमिट क्या चल रही है भाई, सेम, 0 to a 0 to b, लाइक दिस एंड सो ऑन, ठीक है, 0 to a, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए सर नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं इस पे एग्जांपल, अब देखते हैं हम लोग इस पे एग्जांपल। देखो तुमने सॉल्व कर रखा होगा, बड़ा इजी रहते हैं ऐसे एग्जांपल्स, ठीक है, और भाई बड़े हिट हैं यार, बड़े हिट है, मैं तो कह रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान समझना यार, इसके गेट में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं sin x अपॉन sin x प्लस cos x, एक बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले समझते हैं इसको हम लोग। यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। अरे सर वेरी सिंपल सर, हम यहाँ पे लगाने वाले प्रॉपर्टी नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1, जिसमें बोलता है
कि जीरो से ए पहचानो भाई, जीरो से ए हमारा क्या है पाई बाय 2, जीरो से हमने पहचाना हमारा जीरो से ए क्या है पाई बाय 2। ओके सर, तो बोल रहा है जहां जहां x है वहां पे a माइनस एक्स लिख दो, जहां जहां x है वहां पे a माइनस एक्स लिख दो, वहां पे अपर लिमिट माइनस x कर दो। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। अच्छा सुनो भाई, एक बात और सुनो, इसको तुम मान रहे हो i, इसको तुम मान के चलो i का मतलब इंटीग्रल जो तुम्हें पता करना है, जो तुम्हें पता करना है आंसर निकालना है इसका, ठीक है। चलो मॉडिफाई करते हैं, तो देखो बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 हम यहाँ लिमिट तो वही रहने जीरो से, लेकिन जहां जहां x है वहां पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख देंगे, जहां जहां x है वहां पे हम पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख देंगे। यस और नो? जी सर सही है। फिर देखो साइन x आया, x की जगह क्या लिख दिया हमने सर पाई बाय 2 माइनस एक्स। यस और नो? फिर कॉस की जगह हमने क्या लिख दिया कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्व किया थोड़ा सा कैसा बन जाएगा ये, देखो साइन 90 माइनस थीटा सबको पता है, साइन 90 माइनस थीटा सबको पता है, इसको बल्कि एक काम करते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिखते देखो क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर कॉस थीटा। यस और नो? और साइन 90 माइनस थीटा यहाँ भी क्या होता है कॉस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या होगा sin थीटा। यस और नो? सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास। और यहाँ क्या लिमिट चली जीरो से पाई बाय 2, जीरो से पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो इसको भी तो इंटीग्रेशन आई मान लो। अरे यार ये बताओ प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रही है ये और ये भाई साहब सेम है, ये दोनों भाई साहब सेम है, क्यों? वाई दे आर सेम, वाई दे आर सेम बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, बोथ आर इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 3 जीरो से ए, जीरो से सेम रहना है। क्लियर? अब हमको निकालना आई की वैल्यू, हम क्या करेंगे दोनों को कर देंगे ऐड। भाई देखो दोनों ही एक है, दोनों ही इंटीग्रल एक है, हम इन दोनों क्या करने वाले हैं सर इनको ऐड करने वाले हैं। चलो ऐड करते हैं भाई, ऐड करोगे इनको, इनको ऐड ऑन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2i, इधर कितना हो जाएगा 2i, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, सिंपल सा, डिनोमिनेटर तो कॉमन ही है, तो हम क्या लिखेंगे sin x प्लस cos x अपॉन, ये हमारा न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा यार sin x प्लस cos x, इंटीग्रल जीरो से पाई बाय 2। अब ये तो मेरा 1 हो गया यार, तो देखो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यार, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम बताओ, यहाँ जीरो से पाई बाय 2 लिखा है। देखो भाई कितने होशियार बच्चे हैं आजकल, 1 का क्या हो जाएगा बताओ, x लिमिट रख दो, जीरो से पाई बाय 2 कितना आया, कितना आया पाई बाय 2। लेकिन यार ये बताओ ये पाई बाय 2 जो आया है 2i की वैल्यू है, 2i की, तो i कितनी हो जाएगी, जो इंटीग्रल तुमको निकालना था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इंटीग्रल मेरे भाई तुमको निकालना था उसका i कितना हो जाएगा, i कितना हो जाएगा उसका बताओ, 2 नीचे ले जाओ तो पाई बाय 2 नहीं पाई बाय 4 हो जाएगा आंसर, पाई बाय 2 नहीं पाई बाय 4 हो जाएगा। इजी रहा बताओ, इजी रहा, इजी रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक क्वेश्चन तुम घर से करना है यार, इसको एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको तुम घर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहीं पे रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये क्वेश्चन दिया, सारे बच्चे इसको घर से ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ टफ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में और सॉल्व करते हैं जरा, कुछ टफ क्वेश्चंस लेते हैं जरा हम लोग, तुम लोग सॉल्व करो, मैं देखता हूँ तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं जरा हम लोग यहाँ पे, लॉग लॉग 1 प्लस टेन थीटा, लॉग 1 प्लस टेन थीटा, जरा मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे, डी थीटा। चलो भाई जीरो से पाई बाय 4, और चेक करो ये इक्वल टू पाई बाय 8 लॉग 2 है कि नहीं, चेक करो ये इक्वल टू पाई बाय 8 लॉग 2 है कि नहीं है। चलो शुरू करो फटाफट, क्या किया जैसे यहाँ पे सर, व्हाट टू डू, काइंडली टेल, क्या किया जाए सर यहाँ पे हम लोग। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान से देखना है भाई। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 फिर से लगाएंगे सर, जीरो से ए, जीरो से ए, यस और नो, सर जीरो से ए तो है, ये तो वही हुआ। अब यार तुम यहाँ पे लिख सकते हो इसको, जीरो से ए है तो देखो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर ये जीरो से ए रखने दीजिए, और जहां जहां एक्स है या जहां जहां थीटा है वहां ए माइनस थीटा रख दीजिए। मतलब प्रॉपर्टी कह रही है 1 प्लस, ये सही चलने दीजिए, टेन है, थीटा की जगह ए माइनस थीटा रख दीजिए, थीटा की जगह ए माइनस थीटा। अरे ए मेरी लिमिट हो गई, ए मेरी लिमिट हो गई, यस और नो?
इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें मेरे भाई, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तुमने शायद पढ़ा हो tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, log tan a माइनस b का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तुमने, ठीक है। तो कितना लिख देंगे हम इसको लिख देंगे log 1 तो चलता रहेगा, और tan π/4 माइनस थीटा मेरा होता है 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, अपॉन 1 प्लस tan थीटा। पढ़ रखा है कि नहीं फॉर्मूला, बताओ। पढ़ रखा होगा, होशियार बच्चे तुम लोग, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको हमने, थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो कैसा बन गया ये, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, देखो 0 से π/4 तो चलता रहेगा, और यहाँ क्या लिखेंगे log, अंदर तुम अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम वगैरह ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा, log a अपॉन b। log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b। इसको लिख दो log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा। बताओ सही लिखा है कि नहीं एकदम। और दोनों का इंटीग्रेशन देखो नहीं छूटेगा, इंटीग्रेशन तो 0 से π/4 चल ही रहा है सर, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब जब तुमने इसको सॉल्व किया यार, जब तुमने सॉल्व किया, देखो एक पॉइंट यहाँ नोटिस करने वाला है, बड़ा गौर से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया पॉइंट निकल के आया सर यहाँ से। ये हमारा क्वेश्चन में आई था, इसी को हमको सॉल्व करना था। सॉल्व करना शुरू किया हमने, थोड़ा सा चेंजेस लेके आए और देखा जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट आई का निकल के आया वो इक्वल टू यही आ गया, आई इज इक्वल टू चल रहा था, ये आया सॉल्व करके। अब ये खुद बताओ आई है कि नहीं यार, सारे बच्चे खुद बताओ, हम सॉल्व कर रहे थे और फिर से खुद आई आ गया, दो बार आई हो गया कि नहीं, बताओ दो बार आई हो गया कि नहीं सर। ये तो बड़ी कमाल की चीजें हो रही हैं, बड़ी कमाल की चीजें हो रही हैं। अब इस आई को जब उधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2i, ठीक है। इस आई को जब उधर भेज दोगे, माइनस में है अभी यहाँ पे, उधर भेज दोगे तो प्लस आई हो जाएगा, तो कुल मिला के 2i हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log 2 0 से π/4, 0 से π/4। अब देखो log 2 का काम तो होता नहीं यार, log 2 तो कांस्टेंट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, तो रख देंगे यहाँ log 2 बाहर लिखा, ब्रैकेट में थीटा लिखा, 0 से π/4 लिखा, ठीक। रख दो वैल्यूज, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, आंसर आ जाएगा log 2 चलता रहेगा, π/4 आएगा, लेकिन इस 2 को नीचे लेके आएंगे, इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो जाएगा π/8, और वही आंसर आ गया जो हम प्रूव करना चाहते थे। एग्जैक्टली द सेम आंसर वी हैव गॉट व्हिच वी हैव टू प्रूव। समझ पा रहे हो, क्लियर होता चल रहा है कि नहीं बताओ यार, कुछ क्लियर होता चल रहा है, कुछ प्रॉपर्टी समझ में आ रही है यहाँ पे, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। थर्ड प्रॉपर्टी थी ये, थर्ड प्रॉपर्टी, समझ लो। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। जरा अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सर यहाँ लिखा है √x अपॉन √x प्लस √8 माइनस x, और लिमिट लगी है यहाँ पे 3 से 5, ठीक। शुरू करो, बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, क्यों। थर्ड प्रॉपर्टी का पहला पार्ट था 0 से, वो नहीं लगेगा यहाँ पे 0 से a नहीं लगेगा, यहाँ पे a से b लगेगा भाई। क्या लगेगा सर, a से b। चलो देखते हैं कैसे। तो जहां जहां x है वहां पे a प्लस बी माइनस एक्स चिपका। देखो ये मेरा i है, ये मेरा इंटीग्रल i है जो मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां पे a माइनस एक्स चिपकाओ, a प्लस बी माइनस एक्स। इधर देखो जरा, पहले प्रॉपर्टी देख लो, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस बी माइनस एक्स रखो, और a और b तुम्हारी क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। बताओ क्लियर है, इजी है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाते हैं, लेकिन उसका सेकंड पार्ट। तो जहां जहां x है वहां मैंने रखा a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 3 प्लस 5 माइनस एक्स। चलो कह रहा है तो रख देंगे सर, प्रॉपर्टी जैसा बोलेगी वैसा ही तो करना पड़ेगा ना। x की जगह क्या लिखा सर, x की जगह लिखा 3 प्लस 5 माइनस एक्स। 8 अपनी जगह पे है, 8 अपनी जगह लिखा है, माइनस माइनस जगह x की जगह क्या लिखेंगे सर, x की जगह लिखेंगे 3 प्लस 5 माइनस एक्स। यही है सिंपल, जहां जहां x है वहां प्लस a प्लस बी माइनस एक्स चिपकाओ, जहां जहां वेर एवर यू आर गेटिंग x रिप्लेस इट बाय a प्लस बी माइनस एक्स। इजी और नॉट। आगे लगा दो dx, आगे लगा दो dx। ओके सर, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ लिखा है 3 से 5, यस और नो। ओके नाउ जब तुमने इसको सॉल्व किया, यू आर गेटिंग व्हाट, इसको तुम लिखोगे 8 माइनस एक्स। हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, √8 माइनस एक्स, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे x। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, x सॉल्व करा x हो गया, यस और नो। अब भाई देखो, जब तुम इनको ऐड करोगे यार,
व्हेन यू ऐड दिस यू विल गेट 2i, यू विल गेट 2i, ओके। और इसको क्या लिखेंगे 3 से 5, 3 से 5। सिंपली तुमने इसको जब ऐड किया तो देखो क्या हो गया, x रूट एक्स प्लस 8 माइनस एक्स अपॉन सेम चीज, ठीक है। सॉल्व करने में कितना हो गया सर, ये 1 हो गया। और 1 का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 1 हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे 3 से 5 तक, dx लगा ही हुआ हमारा। 1 का क्या हो जाएगा x, यहाँ 3, यहाँ 5, हमने माइनस किया 5 माइनस 3 तो हो गया 2। समझ पा रहे हो? तो 2i की वैल्यू 2 आ गई, 2i की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब i की वैल्यू कितनी आ गई, 1। i की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यस और नो, याद रखना है इसको, ठीक है। और एक चीज और रखो, इसका देखो शॉर्टकट भी है यार। शॉर्टकट देखो क्या है, सीधे सीधे b माइनस ए अपॉन 2 कर दो, सीधे सीधे b माइनस ए अपॉन 2 कर दो यार। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है बताओ, अपर लिमिट कितनी है 5, लोअर लिमिट कितनी है 3, 2 से ऐड कर दो तो 2 अपॉन 2 कितना हो गया मेरा, 1 हो गया। 2 अपॉन 2 मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। b माइनस ए मेरा कितना हो गया, 5 माइनस 3 अपॉन 2 कितना हो गया, 1। इजी है कहीं बताओ, मतलब डायरेक्ट आंसर 1, डायरेक्ट आंसर 1 को दिमाग लगाने नहीं है सर, कुछ दिमाग लगाने नहीं है, डायरेक्ट मेरा आंसर 1 आ गया, 5 माइनस 3 अपॉन 2 कर दिया। लेकिन सुनो यार, ये तुम तभी लगा सकते हो, ये तुम तभी लगा सकते हो जब तुम्हारा क्वेश्चन इस फॉर्म का हो। इधर देखो, एक ट्रिक यहाँ लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। ये तुम तभी लगा सकते हो जब तुम्हारा क्वेश्चन इस फॉर्म का हो। कभी भी अगर तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह से लिखा हो, यहाँ पे ए से बी जा रहा हो, ए से बी जा रहा हो और ऊपर एफ ऑफ एक्स लिखा हो, नीचे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा हो, जब भी इस तरह लिखा हो तो इसका आंसर देखो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर याद कर लो। इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, b माइनस ए अपॉन 2। इसका आंसर क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन 2। यस और नो, इजी है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ बी ए प्लस बी माइनस एक्स, ये लिखा है इस तरह से, तो इसका आंसर तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों भाई, खुद सोचो ना। जब तुम इसको रिप्लेस करोगे, जब तुम x की जगह एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करोगे, रखना शुरू करो, अपॉन जहां जहां x है वहां पे ए प्लस बी माइनस एक्स रखना शुरू करो, फिर यहाँ पे रखोगे तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर जब तुम इनको ऐड करोगे यार, तो हमेशा ये दोनों ऐड होकर पूरा पूरा 1 बना देंगे। जब भी तुम इनको ऐड करोगे 2i इक्वल टू इस तरह से 1 बना देगा। तो लिखेंगे 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन a से b 1। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हमेशा कितना देगा, b माइनस ए देगा। कितना देगा बेटा, b माइनस ए। और जब यहाँ से 2 नीचे जाएगा तो आंसर हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 2। हमेशा जब भी इस तरह का फॉर्म हो तो समझ जाओ आंसर हमारा क्या आने वाला है, b माइनस ए अपॉन 2। यस और नो, इजी है कि नहीं बताओ यार, बढ़िया ट्रिक लगी कि नहीं। अब देखो मेरा जो क्वेश्चन था उसमें चेक करता हूँ सर कि क्या ऊपर एफ ऑफ एक्स लिखा है, नीचे एफ ऑफ एक्स लिखा है और फिर बगल में उसके एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा है, ऐसा है क्या। देखते हैं अपने क्वेश्चन ऐसा है सर, चलो चेक करते हैं। तो तभी तो मेरा आंसर बना सकता था। तो ये मेरा क्वेश्चन है, क्या ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स मेरा रूट एक्स हो गया, सही बात है सर। फिर एफ ऑफ एक्स फिर से लिखा हुआ है, ऊपर भी एफ ऑफ एक्स नीचे भी एफ ऑफ एक्स और बगल में लिखा है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अरे यार ए प्लस बी 8 ही तो होता है मेरे भाई, ए प्लस बी क्या है 5 प्लस 3 सर, उसी फॉर्म में लिखा है। तो जब भी मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ बी माइनस ए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अगर है ऐसा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सर 100% श्योर है, आप दिमाग मत लगाओ, आप ऐड करोगे तो 1 ही आएगा सर, पक्का 1 आएगा, इसमें कोई निकालने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन 2, मतलब सीधे सीधे इंटीग्रल कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 2, बी माइनस ए अपॉन 2, आंसर कितना आ गया 1। डायरेक्ट डायरेक्ट तो समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं, तुमको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एकदम वैसा ही लो। अब देखो तुम्हारा जो sin x वाला था सेम चीज थी कि नहीं बताओ। इधर देखो, ये एफ ऑफ एक्स है, हाँ सर, ये एफ ऑफ एक्स है, हाँ, और ये क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स है कि नहीं, ए बी माइनस एक्स, तो उसी फॉर्म में लिखा है। अब सीधी सी बात है, इसको ऐड करोगे, इसको चेंज करोगे और दोनों को ऐड करोगे तो वही आना है, वही आना है भाई, वही आना है, समझ लो, वही आना है। अब देखो जरा खुद पहचानो, यहाँ पे खुद पहचानो, क्या यहाँ पे शॉर्टकट काम करेगा, क्या यहाँ पे शॉर्टकट काम करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है रूट साइन एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा है, लिमिट क्या चल रही है 0 से पाई बाय 2। भाई देखो इस क्वेश्चन में आंसर लग जाएगा, इसका आंसर में डायरेक्ट बताना है, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा सर, सीधे मैंने पढ़ा भी, आपने बोला सर b माइनस ए अपॉन 2, ये आंसर हो गया। देखो सीधे आंसर, सीधे। लेकिन हाँ, इसे पहचान जरूर ये लेना है कि एफ ऑफ एक्स अगर मेरा रूट साइन एक्स एफ ऑफ एक्स है तो फिर से रूट साइन एक्स आया एकदम एज इट इज, और यहाँ पे जो आया वो आया एफ ऑफ ए माइनस एक्स या ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्चुअली बी क्या है हमारा, लिमिट 0 है, इसलिए मैंने बी को स्किप कर दिया, तो सीधे एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख दिया। अगर तुम साइन की जगह
साइन की जगह x में तुमने पाई बाय 2 माइनस एक्स रख दिया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा चेंज आएगा 0 से पाई बाय 2। ठीक, और क्योंकि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम सीधे सीधे यहाँ पे वाली फॉर्म लगा सकते हैं, b माइनस ए अपॉन 2 कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो बताओ, कुछ गया दिमाग में? कुछ समझ में आया कि नहीं बताओ? कुछ समझ में आया यहाँ पे? क्लियर चल रहा है? ठीक है, चलो सर ये क्लियर हो गया। तो ये हमारी हो गई थी थर्ड प्रॉपर्टी, ये बेटा हमारी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब पढ़ते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी को। अब पढ़ते हैं हम लोग अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड तुमको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी मैंने, ठीक है। फर्स्ट हो गई हमारी जिसमें हम साइन को इंटरचेंज करते हैं। सेकंड हो गई जिसमें हम पीस वाइज कंटीन्यूअस फंक्शन को हम अलग अलग लिमिट से तोड़ते हैं। थर्ड हमारी हो गई विच इज माय थर्ड वन। थर्ड वन इज सिंपल, क्या कि जहां जहां x है आप उसको a माइनस एक्स या a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो है तो दोनों सेम, फर्क क्या है, यहाँ 0 से a जा रहे हैं, यहाँ पे a से b जा रहे हैं। ऐड दोनों में ही करना है यार, ऐड दोनों में ही करना है। a प्लस 0 माइनस एक्स लिखो या a प्लस बी माइनस एक्स लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। यार ये बताओ सारे बच्चों को ऑड और इवन फंक्शन पता है कि नहीं? सारे बच्चों को मेरे ऑड और इवन फंक्शन पता है कि नहीं? फोर्थ प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं हम लोग, फोर्थ प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सारे बच्चों को ऑड इवन फंक्शन पता है कि नहीं? बड़ा ध्यान देना यहाँ पे, बड़ा ध्यान देना यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मान लो एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिखा है मान लो एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और यहाँ लिमिट चल रही है, बड़ा ध्यान से देखना, माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए लिमिट लगी हुई है। अच्छा, तो यार देखो इसके दो आंसर पॉसिबल हैं। आंसर 0 आ सकता है या आ सकता है ट्वाइस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अच्छा, ये आंसर कब आएगा? ये आंसर तब आता है सर जब हमारा फंक्शन ऑड हो। ऑड का मतलब आप x की जगह माइनस एक्स रखिए सर, x की जगह माइनस एक्स रखिए और फंक्शन आपको उसका नेगेटिव फोटोकॉपी दिखेगा। फंक्शन आपको यहाँ पे कैसे दिखेगा? नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन। मतलब इफ यू विल सी एफ ऑफ एक्स एंड इफ यू विल रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, इफ यू रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, देन यू विल सी अ नेगेटिव साइन इन द फंक्शन। और फिर उस नेगेटिव साइन को हम लोग एक नेगेटिव से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और तब जाके वो इक्वल हो पाएंगे। इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन बेटा। क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। एग्जांपल देखते हैं, समझो, चिंता ना करो। इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, हम लोग यहाँ बात करें दूसरे की, तो ये हमारा होता है इवन फंक्शन। इसमें x रखो चाहे माइनस एक्स रखो, x रखो चाहे माइनस एक्स रखो, फर्क नहीं पड़ता। x रखो चाहे माइनस एक्स रखो, दोनों एक ही दिखेगा। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। कुछ एग्जांपल समझते हैं जरा। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल समझते हैं ऑड और इवन के, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो कुछ मेरे ऑड फंक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक, कुछ ऑड फंक्शंस जैसे y इज इक्वल टू एक्स हो गया। क्यों? क्योंकि x रखा तो x दिखा, लेकिन जब इसमें माइनस एक्स रखोगे तो दोनों एक दूसरे के सेम तो दिख रहे हैं लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ सेम दिख रहे हैं। सेम तो दिख रहे हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ सेम दिख रहा है, ठीक है। फिर मान लो हमने एक्स क्यूब लिया, तो यार एक्स क्यूब तो ठीक है सर, हमारा फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, लेकिन जब माइनस रखोगे तो माइनस एक्स क्यूब दिखेगा, तो नेगेटिव दिख रहे हैं कि नहीं यार एक दूसरे के? हाँ, नेगेटिव दिख रहे हैं सर। मतलब जितनी भी हमारी ऑड पावर्स हैं वो हमारे ऑड फंक्शन है। सही बात है, इसी से नाम भी आया हुआ है अपना। अब साइन एक्स बताओ यार, कमेंट करो, साइन एक्स है? tan x है हमारा ऑड फंक्शन? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब sin x रखा तो x रहा, लेकिन जब तुमने sin माइनस x रखा मेरे भाई, तो ये क्या हो जाता है? माइनस sin x। अब सर देखो, ये हमारा f ऑफ x है और ये हमारा f ऑफ माइनस x है। इसमें अगर मैंने एक माइनस और नहीं लगाया तो ये माइनस माइनस प्लस होकर बराबर नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक माइनस और लगाना पड़ता है। देखो, एक माइनस और लगाते तब बराबर होता है। मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनाएगा। समझ पा रहे हो? ये बात समझो। तो sin x भी हमारा क्या है? ऑड फंक्शन। माइनस लगाते ही साइन माइनस का आ जाएगा, tan में भी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इवन फंक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे इवन फंक्शन की। तो इवन फंक्शन में क्या होगा सर? इवन फंक्शन में व्हाट विल हैपन, इवन फंक्शन में आप x रखो चाहे माइनस एक्स रखो, सेम मिलना है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर 4। अब एक्स स्क्वायर वाला प्लस रखा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही क्या दे रहे हैं? सेम आंसर। This is my even function. This is my even function. Okay. Similarly for x bar 4. Similarly for x bar 4, then x bar 6 or anything, and also cos x. Why? Because you all know कि cos x में अगर हमने नेगेटिव रखा, cos x में अगर हमने माइनस cos x रखा तो सिंपल cos माइनस x रखा तो वो भी cos x होता है। So f of x and f of minus x both are same. f of x and f of minus x both are same. तो ये मेरा हो गया इवन फंक्शन। बड़े ध्यान से देखना, इवन फंक्शन में ट्वाइस हो जाता है,
और ऑड फंक्शन में 0 हो जाता है। ऐसा होता क्यों है ये समझते हैं पहले, ऐसा क्यों होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना, मान लो कोई मेरा फंक्शन है -a से +a। अब फंक्शन ऊपर ही ऊपर चल रहा है मेरा, इस तरह से ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ये 0 है बीच में। तो यार देखो हुआ क्या, अगर इवन फंक्शन है तो -a से प्लस में इंटीग्रेट करोगे तो भी ऊपर का एरिया मिला, एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया आया। और अगर 0 से a इंटीग्रेट किया तो तब भी हमारा एरिया ऊपर आया। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, ऐसा होता है इवन फंक्शन में। इधर का एरिया भी पॉजिटिव आ गया सर, और इधर का एरिया भी पॉजिटिव आ गया, दोनों एरिया मेरे पॉजिटिव निकल आए। तो मैंने क्या करा, उनको जोड़ दिया। मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक चल रहा है क्योंकि। आप एक काम करिए ना सर, आप एक काम करिए, सिर्फ 0 से a तक इंटीग्रेट करिए और एरिया निकालिए और फिर उसको ट्वाइस कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे यही किया हमने, यहाँ पे क्या किया, 0 से a ही निकाला। देखो क्वेश्चन में -a से +a है, भाई अभी मैंने बताया -a से +a, लेकिन आपने क्या किया, 0 से a निकाला और 0 से a निकाल के उस एरिया को ट्वाइस कर दिया। एक तरफ का निकालो ट्वाइस कर दो, सिंपल। लेकिन ये तब होगा जब दोनों तरफ के कोऑर्डिनेट का एरिया कैसा है, पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इवन फंक्शन हमारा ऐसा एरिया देगा। लेकिन यही बेटा अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता, यही अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता तो पता क्या होता, तो देखो तब हमारा ऐसा होता, तब यहाँ पे केम ऐसा हो जाता कि 0 से में आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ बनता, कुछ इस तरह से बनता है। ये मान लो तुम्हारा +a, सॉरी -a, और ये तुम्हारा +a मान लो, है ना। अब देखो यहाँ क्या होता भाई, -a से 0 में से हो ये रहा है, -a से 0 में नेगेटिव आ रहा है और 0 से में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं सर, -a से 0 में नेगेटिव आ रहा है और 0 से में पॉजिटिव आ रहा है, क्या सुनो, माइनस एंड प्लस। तो होगा क्या, जब आप एरिया को जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब -a से 0 का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस होगा, नेगेटिव में होगा। मान लो -5, मान लो -5 और यहाँ पे +5, दोनों दूसरे कर देंगे कैंसिल, कुल मिला के आंसर 0 हो जाएगा। तो जब भी कभी और फंक्शन होता है तो हमारा फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से +a में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑड के लिए हो गया यार विजुअलाइजेशन, ताकि तुमको फुल क्लियर हो जाए। आई होप तुम लोग को बढ़िया पसंद आया हो। कमेंट करते चलना, कमेंट जोड़ते चलिएगा सारे बच्चे, ठीक है। क्लियर सर, सब क्लियर हुआ एकदम, और इवन अच्छे समझ में आया। आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यार, बिना एग्जांपल्स क्या मजा, बिना एग्जांपल्स के कहाँ मजा आएगा भाई, बिना एग्जांपल मजा ही नहीं आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखे जाए, तुम बताना ऑड है कि इवन है, क्या है। पहले देखना ऑड है इवन है, अगर ऑड है तो देखना और इवन है तो देखना, उस तरह से आंसर निकाल लेंगे। चलो शुरू करते हैं सर एक कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ लिखा है, मान लो बेटा तुम्हारा sin x -π/2 से +π/2 dx। बताओ भाई, इंटीग्रेट करो यहाँ पे। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे लिमिट लगी है -a से +a। पहले तो sin x हमारा ऑड है कि इवन है, बताओ ऑड है कि इवन है। कमेंट करो, कमेंट करो, क्या sin x ऑड है कि इवन है। मतलब f ऑफ x यहाँ पे -f ऑफ -x आ रहा है कि नहीं, यस और नो, यही तो आएगा, पीछे बताया था, देखो रख लो ना। sin x रखा हमने, फिर sin की जगह हमने -sin x रखा, sin -x रखा, तो ये -sin x हो गया, मतलब हमारा ऑड फंक्शन है। मतलब सर हमारे यहाँ पे ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन तो दिमाग नहीं लगाना, आंसर कितना हो जाएगा, 0। आंसर कितना हो जाएगा, 0। कोई भी ये दिखे, कोई भी इस तरह का फंक्शन दिखे तो समझो आंसर सीधे सीधे क्या है, 0। यहाँ देखो पीछे, कोई भी अगर इस तरह का तुमको दिखाई दे रहा है, x दिख रहा है, x3 दिख रहा है, x/5 दिख रहा है, sin x दिख रहा है, tan x दिख रहा है, इन सबका आंसर मेरे भाई -a से +a में 0 है। इन सबका आंसर -a से +a में 0 है। क्लियर हो रहा है भाई, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, sin x into cos x dx। देखो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट, बताओ आंसर 0 आएगा कि ट्वाइस करके आएगा, ट्वाइस इवन लगाऊं। देखो एक बात समझना, यहाँ सर आपने दो फंक्शन लिए हैं। सर पहला फंक्शन तो आपका ऑड है भाई साहब, सर पहला फंक्शन तो आपका ऑड है और दूसरा फंक्शन आपका इवन है, दूसरा फंक्शन आपका इवन है, समझ रहे हो। अब खुद सोचो, ऑड वाले फंक्शन को तुम इवन से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड बनेगा कि नहीं। यहाँ समझ लो कॉम्बिनेशन, ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन बन जाएगा, इवन को ऑड से या ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड बन जाएगा, और इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन बन जाएगा। ये तो पता होना ही चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें यार। कोई चीज अगर नेगेटिव नेगेटिव में है तो वो जोड़ोगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, इवन नहीं हो जाएगा। वो दोनों ग्राफ नीचे हैं तो प्लस हो जाएंगे, दोनों ग्राफ ऊपर है तो प्लस ही रहेगा, है ना।
ठीक है, तो देखो कुल मिला के ऑड इवन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मोटा मोटा बोल सकता हूँ ओवरऑल फंक्शन, मोटा मोटा जो हमारा ओवरऑल फंक्शन है वो फंक्शन ऑड बन गया। ये फंक्शन हमारा ओवरऑल क्या बन गया, ऑड। और सीधी सी बात से जब ऑड बनेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। मेरे भाई ऑड क्यों बना, क्योंकि तुमने ऑड फंक्शन को इवन फंक्शन से इंटू कर दिया। यस और नो, यस और नो बताओ, ठीक है, क्लियर। अब सर जरा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जरा तुम लोग बताओ मुझे एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू डी एक्स, क्या आंसर होगा सर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये हमारा क्या है बेटा सर, ये हमारा ऑड फंक्शन है, क्योंकि x और माइनस एक्स सेम नहीं होते, x और माइनस एक्स एक दूसरे के नेगेटिव इमेजेस हैं, नेगेटिव इमेजेस, तो यहाँ रखेंगे 0। ऑड फंक्शन, ये क्या है बेटा, इवन फंक्शन, ये क्या इवन फंक्शन, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये ओवरऑल क्या हो गया, ऑड, क्योंकि ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड हमारा, है ना। मतलब आंसर कितना हो गया सर, 0। आंसर फिर से कितना आ गया, 0। बताओ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताओ, ठीक है। ऐसे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। मान लो यहाँ लिखा हुआ है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, और लिखा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। बताओ तो क्या लिखेंगे, 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कॉस अपने आप में एक इवन फंक्शन है और उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव भी दूर हो जाएगा। वैसे तो है नहीं, अगर होता तो दूर हो जाता। तो कॉस हमको, हमने कॉस हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, स्क्वायर तो फिर से इवन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे ट्वाइस, 2 बार। देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जाने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, 0 से पाई बाई टू जाएंगे, एक आंसर निकालेंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे, एक आंसर निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे बेटा, ट्वाइस। इजी बात है, इजी बात है, बहुत कठिन चीज नहीं देना होगा तुम्हें, ठीक है, कि तुम्हें याद ना हो यहाँ पे, नथिंग टफ, ठीक है। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो ये हो गई हमारी ऑड इवन की प्रॉपर्टी, ये हमारी हो गई ऑड और इवन की प्रॉपर्टी, आसान है, सीधी बात। तुम देखो ऑड है कि इवन है क्या है, ठीक है, इस तरह से तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा आसान आता है भाई। जनरली आंसर ऑड इवन में क्या होता है, हमारा 0 ही आता है, ठीक है। मान लो यहाँ लिखा है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, आगे लिखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। जरा सारे बच्चे इसका आंसर दो फटाफट, बहुत इजी है यार, बहुत इजी, जल्दी बताओ फटाफट। एक्स स्क्वायर क्या है सर, इवन, साइन एक्स क्या है, ऑड, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ऑड, ऑड हो गया, और आंसर कितना आ जाएगा, 0। पूरा जब ऑड हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। इस तरह से तुम कई सारे क्वेश्चन देख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी हो गई सर इसके साथ समाप्त, चौथी प्रॉपर्टी भी हो गई समाप्त। अब देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी, अब देखते हैं सर डेफिनेट निकल की पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसी फोर्थ है वैसी फिफ्थ भी है, लेकिन वहां पे माइनस ए से ए जा रहे थे सर, यहाँ पे माइनस ए से ए जा रहे थे, यहाँ पे लेकिन 0 से 2 ए जाएंगे, यहाँ पे लेकिन 0 से 2 ए जाएंगे। जैसे वहां पे माइनस ए से ए, यहाँ पे 0 से 2 ए, यहाँ पे 0 से 2 ए। तो देखो इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें मेरे भाई दो चीजें हैं, आंसर तुम्हारा हो सकता है 0, या तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रल 0 से ए। अरे मेरे भाई ए है, 2 ए नहीं है, ठीक है, समझना, समझ जाओगे, कुछ कठिन नहीं है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा सर ऐसा कब, ऐसा कब, तो 0 तब आएगा जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स एक दूसरे के नेगेटिव हो, एक दूसरे के नेगेटिव हो। और अगर एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ ए माइनस एक्स हुआ तो ये लगा दो, तो ये लगा दो, ठीक है, समझते चलना बड़ा ध्यान से। ऐसा हो क्यों रहा है पहले ये समझ लो यार। देखो तो इसको इंट्यूशन क्या है जरा समझना, व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड इट। मान लो दिस इज माई 0, दिस इज ए, दिस इज 2 ए, तो फिर से वही बात हो गई, जब तुम यहाँ पे ग्राफ का एरिया ले रहे हो और 0 से ए का एरिया भी पॉजिटिव आया और ए से 2 ए का भी एरिया पॉजिटिव आया, तो एक काम करो ना यार, तो एक काम करो ना, 0 से ए तक का एरिया निकाल दो सिर्फ, ठीक है, और उसका कर दो ट्वाइस, और उसका कर दो ट्वाइस। लेकिन ये तभी मुमकिन है मेरे भाई, ये तभी मुमकिन है जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स सेम हो, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स सेम हो। यस और नो, इज इट ट्रू और नो? डियर फ्रेंड्स, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज सेम। और दूसरा केस क्या है सर, दूसरा केस ऐसा है कि भाई 0 से ए में एरिया पॉजिटिव चले और ए से 2 में नेगेटिव चले, इधर एरिया पॉजिटिव है इधर एरिया नेगेटिव है, ये 0 है ये ए है ये 2 है। अगर ऐसा होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि आधा एरिया प्लस में आधा एरिया माइनस में, तो 0 से 2 ए जाना है लेकिन ए होते हुए जाना है, 0 से ए जाना है लेकिन और 2 ए जाना है ए होते हुए, समझ लो। कुछ एग्जांपल्स के तुम समझते हैं यार, जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारे साइन एक्स कॉस एक्स देखा तो हमको ज्यादा समझ में आया। हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देते हैं सर, शानदार एग्जांपल्स लेंगे। जैसे मान लो हमने लिया इंटीग्रेशन
हम लिया इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो बताओ क्या आंसर होगा। 0 से पाई लिखा है यार यहाँ पे, 0 से पाई, इसका मतलब पहले 0 से पाई बाय 2 जाओ, उसका आधा करो, 0 से पाई बाय 2 जाओ और पाई जाओ, 0 से पाई बाय 2 फिर पाई से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 फिर पाई बाय 2 से पाई, पहले 0 से पाई बाय 2 जाओ फिर पाई बाय 2 से पाई जाओ, ठीक है। चलो देखो पहले वो मोटा मोटा हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स निकालेंगे, देखें सेम आ रहा है कि एक दूसरे का नेगेटिव आ रहा है। सर आइए चेक करते हैं, सर एफ ऑफ एक्स तो हमारा साइन एक्स है और एफ ऑफ ए माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, सॉरी पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके एक चीज छोटी सी गड़बड़ हो गई है, छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, ध्यान देना जरा यहाँ पे, ये 2a माइनस एक्स होता है यार, है ना, ये 2a माइनस एक्स है, जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया था, माफ कर दीजिएगा, ये 2a माइनस एक्स है, ठीक है। हाँ वही मैं कहूँ यहाँ पे मैच क्यों नहीं हो रहा, ठीक है अब सही है। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं, 2a मतलब ये लिमिट, ये 2a मतलब ये लिमिट हो गई पाई, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालो, 2a माइनस एक्स पाई माइनस एक्स, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई, जहां जहां एक्स था वहां पाई माइनस एक्स रखा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, पता है तुमको। तो ये और ये आ गए सेम, मतलब क्या हुआ यहाँ पे सर, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे ट्वाइस 0 से पाई बाय 2, ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, यस और नो, इजी। क्यों, क्योंकि f ऑफ x और f ऑफ 2a माइनस एक्स हो गए हैं सेम, हो गए हैं सेम, समझ पा रहे हो, तो इसको हमने ट्वाइस कर दिया, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हम निकाल लोगे, बड़ा इजी होता है, 2 आंसर हो गया सीधे सीधे, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं cos x को, cos x को लेते हैं, ठीक है, समझ गए ना यार, ये देखो ये तुम्हारा 2a है, 2a जब पाई के जैसा है तो भाई a किसके जैसा हो जाएगा, सीधी सी बात है, a हमारा पाई बाय 2 के जैसा हो जाएगा, a हमारा पाई बाय 2 के जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ले लो cos x dx, cos x dx फिर से लो 0 से पाई, लगाओ भाई, लिमिट देखो 0 से जा रही है मेरे भाई, 0 से पाई जा रही है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 नहीं जा रही है, अगर माइनस ए से माइनस प्लस ए तक जाती है तो हमारी 4 प्रॉपर्टी लगती है, तो हमारी 4 प्रॉपर्टी लगती है। मैं चाहता हूँ इसका आंसर तुम लोग निकालो, मैं चाहता हूँ हमारे जितने बच्चे हैं सारे बच्चे इसका आंसर खुद निकालें, चलो फटाफट सॉल्व करो। तो यहाँ अगर हम लोग देखना चाहें, सर फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है, फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं, फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं, देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। तो फंक्शन ऑफ एक्स तो सर हमारा cos x हो गया, फिर फंक्शन ऑफ a माइनस 2a माइनस एक्स, 2a मतलब पाई हो गया, लिखा cos पाई माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स रखा, जहां जहां x था आया माइनस cos x, अरे सर माइनस cos x आया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई होगा, मतलब cos x को अगर सेम करना है तो यहाँ माइनस को इंटू करना पड़ेगा ना, यहाँ माइनस जब इंटू कर दोगे तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर इजी हो गया सर, इसका आंसर सर अब इजी है, इसका आंसर इजी है, इसका आंसर हो जाएगा सर 0 0, यस और नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यस और नो बताओ मुझे, बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी कमेंट करो, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। इसी की जगह और एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे, इसी के और एग्जांपल अगर तुम देखो यहाँ पे, मान लो तुम यहाँ पे साइन स्क्वायर ले लो, मान लो तुमने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स ले लिया, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, 0 से, एक काम करो कॉस स्क्वायर लो, क्योंकि कॉस देखा था ना, देखो कॉस का तो हमारा हो गया 0 से पाई खत्म, कॉस का तो खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में वो अलग है और पाई बाय 2 से पाई में अलग है। ग्राफ नहीं पता कॉस का, अभी पीछे कॉस देखा था कि नहीं, तो मतलब ग्राफ देखोगे तो 0 से पाई बाय 2 कुछ अलग चलेगा और पाई बाय 2 से उल्टा चलेगा, नेगेटिव हो जाएंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 अलग चलता है, पाई बाय 2 से पाई अलग चलता है, ठीक है। अब अगर तुमने इसी क्रॉस का स्क्वायर कर दिया तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होने वाले हैं सेम, क्योंकि स्क्वायर कर दिया तुमने, स्क्वायर करने से फर्क पड़ नहीं रहा है, तो हुआ क्या आंसर मेरा यहाँ पे, ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 जाओ और कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, 0 से पाई बाय 2 जाओ और कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, आंसर आ जाएगा यहाँ से, तुम्हारा आंसर बेटा यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, ये हो गई तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 इजी, ठीक है, इसको जरा अच्छे से याद रखना। अब हम लोग एक ट्रिक समझते हैं, एक बहुत अच्छा शॉर्टकट जो हमें याद रखना है कि भाई हमारा अगर साइन का हमें इंटीग्रेशन चाहिए डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल तुमको निकालना है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर तुमको साइन की पावर m थीटा निकालना है,
का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। या मान लो तुम्हें cos की पावर 4 का या cos की पावर 5 का, cos की पावर 6 का, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन निकालना है, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन निकालना है, cos की पावर लगी हुई है, तो इसका आंसर तुरंत कैसे निकालेंगे? इसका आंसर तुरंत कैसे निकालते हैं? देखो बहुत सिंपल है, हम यहाँ लिखेंगे m-1। देखो जो पावर है ना उसमें एक नंबर कम करो, पावर में एक नंबर कम करो और यहाँ लिखना शुरू करो। एक नंबर कम करो m-1 और फिर दो नंबर कम करते जाओ, फिर दो नंबर कम करते जाओ और ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है, जब तक नंबर छोटे ना हो गए, 1 ना हो जाए, 1 या 2 ना हो जाए। यहाँ देखो नीचे सीधे सीधे m लिखो, जो पावर है चाहे cos हो चाहे ये हो, सीधे सीधे पावर लिखो, नीचे m-2, दो नंबर कम करते जाओ, m-4 एंड सो ऑन। एंड में लगा दो k, एंड में इंटू कर दो k। अब ये जो k है बेटा, इस k की दो वैल्यू होती हैं। यहाँ k की जगह तुम π/2 लगाओगे जब तुम्हारा पावर ऑड होगी, इवन होगी, सॉरी, व्हेन m इज इवन। जैसे मान लो sin की पावर 6, जैसे मान लो sin की पावर 4, sin की पावर 8, इस तरह से इवन पावर है। और 1 होगी जब 1 होगी व्हेन m इज ऑड, 1 होगी जब m इज ऑड। समझना बड़े ध्यान से, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं सर, देखो एग्जांपल समझेंगे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो लिखा है sin 6 की पावर थीटा, ठीक है। ऐसे इसको एक काम करते हैं, अगले पेज में समझते हैं, अगले पेज में समझते हैं और ध्यान देना। मान लो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x, sin की पावर 6x 0 से π/2। अच्छा हाँ सुन लो एक बात, ये ट्रिक जो है 0 से π/2 के लिए है बस, तो कुछ मत करो, इस 6 में एक नंबर कम करो, 5 हुआ, अरे 6 में एक नंबर कम करो। एवरीवन फोकस हियर, बी वेरी अटेंटिव, जल्दी फोकस करो यहाँ पे। 6 में एक कम करा तो हमारा क्या हो गया 5, 6 में एक कम करा 5, दो दो कम करते जाओ 3 1, इस तरह से अपॉन। अब नीचे तो सीधे सीधे 6 रखो, नीचे तो सीधे से पावर रखो, m रखा, फिर m-2 रखा, फिर दो दो नंबर कम करते जाओ, हो गया खत्म। अब एंड में ये बताओ, मैं k लगा रहा हूँ, k की जगह π/2 लिखूं कि 1 लिखूं? कमेंट करो, k की जगह π/2 लिखूं कि 1 लिखूं? कमेंट करो। वेरी गुड वेरी गुड। π/2 क्यों? π/2 क्यों? क्योंकि हमारा जो k है, जो पावर है सर, जो पावर है वो हमारी इवन है, तो इसलिए यहाँ π/2 लगेगा। मतलब कितनी आराम से आंसर आ गया, आया कि नहीं? एक और क्वेश्चन लो, यहाँ पे बोल रहा है 0 से π/2 cos की पावर 7x। बताओ कोई बड़ी चीज है सर? बहुत सिंपल है, 7 में एक कम करो, पहले m-1 करो, 6 हुआ, 6 हुआ, तो ऊपर 6 से कम करते चले जाएंगे और नीचे 7 से कम करते जाएंगे। अब दो नंबर कम करो, 6 में 2 कम करा 4, 4 में 2 कम किया 2, इस तरह से चलते जाओ। और यहाँ अगर बात करें 7 की, यहाँ अगर बात करें 7 की, 7 में 2 कम करो 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1 एंड सो ऑन। लास्ट में बताओ π/2 की 1, लास्ट में π/2 लगाऊं कि 1 लगाऊं? π/2 लगाऊं कि 1 लगाऊं? बताओ, तुम बताओ भाई, k की वैल्यू की π/2 लगाऊं 1 लगाऊं? 1 लगाऊंगा, क्यों 1 लगाऊंगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड है, क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी ऑड। बताओ समझ में आया कुछ? कुछ समझ में आया? मोटा मोटा सर, जो ऊपर अगर मान लो यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ से 5 3 1 इस तरह लिखो, और अगर यहाँ 6 लिखा है ऊपर तो यहाँ नीचे 6 4 2 इस तरह से लिखते चले जाइए सर। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? आखिरी में k लगा दीजिएगा, ये हमारा एक ट्रिक है सिंपल सा। बताओ याद रहेगा कि नहीं तुमको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जब बच्चों को जल्दी हमारा साइन और कॉस निकालना होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई। गामा फंक्शन की वजह से हमने डिराइव करा है, कल हम लोग गामा बीटा फंक्शन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसको भी तुम अच्छे से याद रखो, ठीक है, इसको भी बढ़िया से याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक और ट्रिक की इसी में। जैसे मान लो ये लिखा है साइन की पावर m थीटा और कॉस की पावर n थीटा d थीटा, इसका आंसर लिखना है तो क्या करेंगे? और ये भी पावर 0 से π/2 है, तो देखो बहुत ईजी है इसका आंसर, भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे m में एक नंबर कम करो, m-1 हुआ, और उसको दो दो कम करते जाओ, m-1 m-3 एंड सो ऑन, इस तरह लिखते चले जाओ। फिर उसके बाद जो n देख रहे हो यहाँ पे, इसमें भी एक नंबर कम करो, n-1, फिर दो नंबर कम करते जाओ, n-3 n-5 इस तरह से सो ऑन, अपॉन 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 m प्लस n, दोनों को सम करो, अपॉन m प्लस n। समझते चल रहे हैं यहाँ पे, m प्लस n लिखा, फिर सब में दो दो नंबर कम करते जाओ, सब में दो दो नंबर कम करते जाओ, ठीक है। आखिरी में लिखते हैं k, दो दो नंबर कम करते जा रहे हो। सर यहाँ पे प्लस कहाँ से लिख दिया? माइनस होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, इनटू इनटू k। अब ये k क्या है सर? ये k क्या है? देखो k की वैल्यू π/2 होगी, k की वैल्यू π/2 होगी जब m और n दोनों इवन हो, when both m and n are even।
व्हेन बोथ m एंड n आर इवन, और 1 होगी चाहे एक ऑड हो चाहे एक इवन हो या दोनों ऑड हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हर केस में। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या लेंगे, n की वैल्यू को, k की वैल्यू को 1 लेंगे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखो क्लैरिटी मिल जाएगी, समझ लेते हैं। देखो ऐसा होगा, मान लो ये भी 6 ये 4, दोनों इवन हो गए। हाँ सर दोनों इवन हो गई पावर, तो बेटा यहाँ पे पाई बाय 2 लगा दो। एक और एक इवन, मान लो 5 है यहाँ 6 है, तो यहाँ पे 1 लगाओ, क्योंकि जब तक दोनों इवन नहीं होंगी m और n, तब तक हम पाई बाय 2 लगाएंगे नहीं, तब तक पाई बाय 2 लगाएंगे नहीं। 5 और 6 की है। अब बताओ 4 एक 3, बताओ लगाएंगे के पाई बाय 2? नहीं, पाई बाय 2 की नहीं लगाएंगे, 1 रख देंगे, है ना। मान लो यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 7, तो दोनों ही पावर कैसी है, ऑड, तब भी क्या रखेंगे 1, तब भी क्या रखेंगे 1। समझ रहे हो? समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ध्यान देना यहाँ पे, बड़ा ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन दूंगा। साइन की पावर 7x इंटू कॉस की पावर 5x, दोनों पावर सर आपने ऑड दे दी। अब क्या करेंगे, अब 1 लगाएंगे, सिंपल सा, 5 बाय 2 लग ही नहीं सकता। क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, 7 में एक कम करा 6, अब 4 2 उसको कम कर दो, फिर 5 में एक नंबर कम किया तो कितना हुआ 4, 5 एक नंबर कितना हुआ कम 4, 4 2 1, इस तरह से कम करते जाओ। ये 5 हो गया, अपॉन दोनों का सम करो, 7 और 5 का दोनों का सम कितना हो गया 12। अब 12 में दो कम करते जाओ, 12 10 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इनटू पाई बाय 2 की 1, सर 1 क्यों, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही क्या है ऑड। एक और देख लेते हैं यहाँ पे, मान लो लिखा है 0 से पाई बाय 2, यहाँ लिखा है साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 4x। आंसर लिखना है तुरंत इसका, डायरेक्ट आंसर, इंटीग्रेट करने का टाइम नहीं सर हमारे पास, शॉर्टकट जानना है। चैंपियन बनना है कि नहीं सर हम लोग को, एकदम चैंपियन बनेंगे। ठीक है, तो साइन की पावर 6x कॉस की पावर 4x इंटू dx, लिखना शुरू करो। 6 में एक कम करा कितना हो गया 5, 5 3 1 हो गया। फिर 4 में एक कम करा, दो कम कर देगा, 4 में कम करा 3 हुआ, दो कम किया तो 1 हो गया, बात खत्म। अपॉन 3 इंटू 1, इधर 5 इंटू 3 इंटू 1। अब सम करो, 6 और 4 का सम कितना हुआ 10, 10 हुआ कि नहीं। अब 10 में दो कम करते जाओ, 10 8 6 4 2 एंड सो ऑन। अब बताओ आगे हम लोग जो है पाई बाय 2 लगाएं कि 1 लगाएं, कमेंट करो। आगे हम लोग यहाँ पे पाई बाय 2 लगाएं कि 1 लगाएं, कमेंट करो जल्दी से। पाई बाय 2 लगाएंगे, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 और 4 दोनों ही क्या है इवन, दोनों ही क्या है इवन। फोकस कर लो यहाँ पे, m और n जब दोनों इवन होंगे तभी बात बनेगी, अन्यथा एक इवन दूसरा ऑड, दोनों ही ऑड हर अलग केस में। ठीक है, देखो अदरवाइज में 3 केस आते हैं मेरे, अदरवाइज में 3 केस आते हैं। ठीक है, दोनों ऑड हो जाए, ऑड ऑड हो जाए, एक ऑड अगला इवन हो जाए, पहला इवन दूसरा ऑड हो जाए। ठीक है, इसमें और इसमें कौन सा केस आता है, एक ही आता है, दोनों ही क्या है इवन। ठीक है, दोनों इवन हो गए तो पाई बाय 2 लगाना। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, होशियार बच्चे हो, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा m-1 m-3, इस तरह से एक कम कर देना। ठीक है, पहले एक नंबर कम करके लिखना, फिर उसमें दो कम करते जाओ, फिर एक नंबर कम करके लिखो, उसमें दो लिखते जाओ। ये तुम्हारा हो गया ट्रिक पेज। ट्रिक पेज हो गया, बहुत काम आता है ये, बहुत काम आता है बेटा। ठीक है, समझ लो, इसको मैंने इसलिए सिखाया ताकि तुम cos स्क्वायर x का आंसर डायरेक्टली लिख सको। देखो तुम्हें cos स्क्वायर x का आंसर डायरेक्टली लिखना है तो देखो सीधी बात, स्क्वायर है तो एक काम करो, यहाँ पे क्या लगाओ, क्या लगाओ, एक नंबर कम करो 1, नीचे क्या हो जाएगा 1, अब कम कर नहीं सकते, नीचे क्या हो जाएगा सीधे सीधे पावर 2 इंटू पाई बाय 2 आएगा कि नहीं बताओ, इंटू पाई बाय 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी है इवन। बताओ आंसर हो गया, तुरंत तुरंत आंसर हुआ कि नहीं बताओ। और यहाँ क्या लगा है 2 बाहर, बाहर क्या लगा है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कुल मिला के आंसर कितना हो गया 5 बाय 2। बताओ इजी, इजी कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक सीख के हम तुरंत cos स्क्वायर 4x cos स्क्वायर 5x कुछ भी आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप तुमको प्रॉपर्टीज और डिफरेंट में मजा आया होगा। और हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, एक तो पढ़ी हमने 0 से 2a वाले में, जिसमें 0 से a गए, फिर 2a से 2a गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर दोनों 0 से a और a से 2a में दोनों पॉजिटिव रहा तो उसको हम ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, इसको ट्वाइस 0 से इंटीग्रेट करेंगे, आंसर बात वही होती है। फिर हमने ऑर्डर इवन फंक्शन देखा था यहाँ पे, एक काम करते हैं इसको रेड से मार्क कर लें ताकि तुम्हें थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाए बढ़िया से। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, फिर ये हमारी ऑर्डर इवन वाली हो गई। फिर यहाँ पे लोग बात करते हैं, ये तुम देख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहाँ तुम देख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है क्या, इसका नाम नहीं है कुछ, सिंपल x की जगह a माइनस एक्स। तुम एग्जाम में ये 3 प्रॉपर्टी लगाना, तुम्हारा काम हो जाएगा इसमें से मेरे हिसाब से, है ना। और फिर हमने देखा था पीस वाइज वाली, फिर हमने देखा था पीस वाइज वाली। ठीक है, तो चलो बच्चे काम करते हैं, अपनी क्लास को जो है आज यहाँ समाप्त करते हैं हम लोग। ओके, लेट्स एंड द क्लास टुडे हियर ओनली, और टुमारो वी विल टेक अप सम मोर
टॉपिक्स लाइक गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, लेंथ ऑफ आर्क, लाइक दिस मैंने टॉपिक्स हम लोग लेंगे और डेफिनेटली कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेहतरीन ढंग से कल, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो ऐसे ही कुल मिला के आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। दिस इज इट फॉर मी टुडे, और हम लोग ख्याल रखिए अपना, ठीक है। मैं भी अपना ख्याल रखूंगा, बढ़िया से अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अब आपकी खास बात यह है, परसों आपकी होनी है स्पेशल क्लास, ठीक है। परसों से आपकी स्पेशल क्लास शुरू है, या कल से शुरू कर देंगे। मेरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे मैक्सिमम मिनिमा की, या मान लो और भी टफ टफ प्रॉब्लम्स जो आती है हमारी, जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी गई अलग ब्रांचेस में, लेकिन हम लोग हमने अभी तक कवर नहीं किया, ठीक है। और उसका टाइम अगली शाम को ही होगा, शाम को ही होगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब कवर कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे, और बढ़िया से ऐसे पढ़ते रहिए। जिनको प्लस पे पढ़ना है वो प्लस पे पढ़े, जिनको यूट्यूब पढ़ना है यूट्यूब पढ़े, जिसको जहां मर्जी पढ़े, बस पढ़ना है, अल्टीमेटली पढ़ना है और रैंक बढ़िया से लेके आनी है सर, शानदार तरीके से, ठीक है। बाकी हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर ही रही है, ठीक है। इससे हमारी प्रॉब्लम थी, तब भी देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस आप तक पहुंचे बराबर, कहीं कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो ख्याल रखो यार अपना एकदम बढ़िया से, ठीक है। टेक केयर, दिस इज इट फ्रॉम मी टुडे। चलो।